नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। दोस्तों, नेक्स्ट जो हमारा जो टॉपिक आता है साइकेट्री के अंदर, वो आता है बाइपोलर मूड डिसऑर्डर, जिसके अंदर हम मैनिया और डिप्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। और जो भी बच्चा प्रिपरेशन कर रहा है, सबको पता है कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम मैनिया और डिप्रेशन को देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं अगर साइकेट्री से क्वेश्चन आता है तो। नेक्स्ट बात, आप लोग सोच रहे हो सर एडवांस सीरीज का टॉपिक नहीं आया क्या, एडवांस सीरीज में क्यों नहीं डाला आपने इसको। तो दोस्तों, मैंने ये देखा कि यार एडवांस सीरीज के अंदर मैं आपको ना एनक्लेक्स की बुक करवा रहा हूँ। अब ये जो क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ आपको, ये एनक्लेक्स के हैं नहीं, क्योंकि मैंने कहा था कि मैं साइकेट्रिक अपनी तरीके से पढ़ाऊंगा। अब जब एनक्लेक्स की क्वेश्चन नहीं है, अगर आगे जाके कोई बच्चा मान लो उस बुक को सोल्व करना चाहेगा और वो देखेगा कि भाई साइकेट्री के क्वेश्चन कहाँ है, तो उसमें साइकेट्री के क्वेश्चन तो अलग मिलेंगे, वो वाले क्वेश्चन तो मिलेंगे नहीं, तो क्या होगा, कंफ्यूजन होगा। तो अगर आगे जाके मान लो कभी हमें टाइम मिलता है या अगर आप लोगों को जरूरत लगती है, मुझे नहीं लगता कि साइकेट्रिक आपको एनक्लेक्स से पढ़ने की जरूरत है, बट फिर भी कभी अगर जरूरत पड़ी तो फिर मैं उसको उसमें डालूंगा। तो इससे क्या होगा, कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। इसलिए मैंने इसको 100 मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक में डाला है। और सच में ही ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। आपको पता है कि बाइपोलर मूड डिसऑर्डर और साइकेट्री के अंदर आगे आने वाले जितने भी जो टॉपिक होंगे वो इंपॉर्टेंट ही करवाऊंगा मैं, और इनको 100 मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक के अंदर डालकर आपको क्या करवाऊंगा, मैं खत्म करवाऊंगा। इसके बाद मैं आपको जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पढ़ाऊंगा तो उसको वापस से एडवांस सीरीज के अंदर लेके आऊंगा मैं, क्योंकि एडवांस सीरीज के अंदर कार्डियोवास्कुलर जो सिस्टम है दोस्तों, वो उसके अंदर वो जो बुक है उसी के क्वेश्चंस करवाऊंगा मैं आपको, उसी के हिसाब से कार्डियोवास्कुलर जो सिस्टम है वो क्या करवाऊंगा, कंप्लीट करवाऊंगा। तो तब तक मैं ये जो टॉपिक जो रहेंगे हमारे, वो 100 मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक में के अंदर हम क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे। एक इंपॉर्टेंट बात, और कुछ ऐसे टॉपिक्स भी हैं दोस्तों, जैसे पिछली जो क्लास थी उसके अंदर हमने कुछ टॉपिक्स पढ़े थे, जिसमें मैंने आपको मेंटल हेल्थ एक्ट पढ़ा दिया है, ध्यान रखना। मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 पढ़ा दिया है। इसके अलावा पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस जो डिसऑर्डर है दोस्तों, वो भी करवा दिया है। और इसके अलावा दोस्तों मैंने आपको मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन और मिनी मेंटल स्टेटस जो एग्जामिनेशन है दोस्तों, वो भी क्या करवा दिया है, आपको खत्म करवा दिया है। आज का जो टॉपिक होगा उसमें बाइपोलर मूड डिसऑर्डर को नहीं पढ़ेंगे सिर्फ, बल्कि उससे रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चंस भी करवाऊंगा मैं आपको, जो कि आज तक किसी भी एग्जाम में पूछे गए हैं। मतलब कि कम से कम 50 से ज्यादा एमसीक्यूज हैं दोस्तों, जो मैं आपको आज की क्लास में करवाने वाला हूँ। क्योंकि जब हम एमसीक्यूज कर लेंगे ना खत्म, उसके बाद शायद कुछ बचता नहीं है टॉपिक के अंदर, ठीक है। क्योंकि एमसीक्यूज हो जाते हैं तो ऐसे लगता है कि हाँ भाई हमने हर चीज इसमें क्या कर ली, कंप्लीट कर ली है। तो हम बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। इसके अलावा एक चीज और बताना चाहता हूँ, 100 मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक के अंदर कुछ टॉपिक्स मैंने आपको पहले से करवा रखा है, तो प्लीज आप वहां से इनको पढ़ लेना। जैसे टर्मिनोलॉजी ऑफ साइकेट्री करवा रखा है, थ्योरीज करवा रखा है, और स्किज़ोफ्रेनिया जो है वो मैंने आपको कंप्लीट करवा रखा है, बहुत डिटेल में पढ़ा रखा है। ऐसे नहीं है मैं पढ़ाता हूँ तो फिर पूरा ही पढ़ाता हूँ, नहीं मैं नहीं पढ़ाता। तो अच्छे से मैंने आपको पढ़ा रखा है, एक बार आप उनको जाकर एक बार जरूर देखना, ताकि आपका जो सिलेबस है वो साइकेट्री का वो क्या हो जाए दोस्तों, कंप्लीट हो जाए। कुछ बच्चे हैं बेचारे कोचिंग नहीं कर पाते हैं, तो मैं नहीं चाहता कि उनको मैं 50% दूँ, 40% दूँ। जब हम करें तो पूरा ही दें। तो ये टॉपिक जब आप देखोगे ना, जब तब आपको लगेगा कि मैंने एक एक चीज करवा रखी है, कुछ नहीं छोड़ रखा है इनमें से आपको, है ना। अब हम आज के डिसऑर्डर पे आते हैं, शुरुआत करते हैं हम। तो पहला क्वेश्चन सीधा सीधा याद आता है कि इनमें से कौन सा मूड और अफेक्टिव डिसऑर्डर है, ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो अगर हम बात करें दोस्तों मूड और अफेक्टिव डिसऑर्डर की, तो इन्हें हम दो भागों में बांटते हैं। एक होता है दोस्तों यूनिपोलर, और दूसरे आते हैं दोस्तों आपके बाइपोलर। दो हो गए, एक यूनिपोलर हो गया और एक क्या हो गया दोस्तों, बाइपोलर हो गया। यूनिपोलर मतलब एक बार में एक ही डिसऑर्डर रहेगा सिर्फ। तो यूनिपोलर का जो एग्जांपल है दोस्तों वो है डिप्रेशन। और बाइपोलर जो है दोस्तों उसके एग्जांपल में आएंगे मैनिया, दो डिसऑर्डर आएंगे इसमें, तो मैनिया प्लस डिप्रेशन, मैनिया प्लस डिप्रेशन। अब देखो इसके अंदर एक ट्विस्ट है, ज्यादातर बच्चों को पता भी होगा, कुछ बच्चों को नहीं पता, उनको बताना चाहता हूं दोस्तों। आपको पता है कि डिप्रेशन एक ऐसा डिसऑर्डर है जो अकेला हो सकता है, इसलिए इसको हमने क्या कहा, यूनिपोलर का। मतलब मैं हूं, अगर मान लो मैं डिप्रेशन का पेशेंट हूं, तो मेरे अंदर सिर्फ और सिर्फ डिप्रेशन रह सकता है। जरूरी नहीं है कि मेरे अंदर मैनिया हो, सिर्फ और सिर्फ डिप्रेशन आ सकता है मेरे अंदर। इसलिए डिप्रेशन को अकेला अलग से डिसऑर्डर घोषित कर दिया गया है, उसको यूनिपोलर बोल दिया गया कि अकेला डिसऑर्डर ये आ सकता है। लेकिन मैनिया के केस के अंदर एक ट्विस्ट आता है कि मैनिया के अंदर क्या होता है दोस्तों, मैनिया कभी भी अकेला नहीं आता। अगर मैं हूं मान लो दोस्तों, पूरे के पूरे सिम्टम्स मैनिया के लेकर जाता हूं हॉस्पिटल के अंदर, और साइकेट्रिस्ट मेरी जांच करता है ना, तो भी वो मुझे यूनिपोलर मैनिया नहीं कहेगा, या मुझे सिर्फ मैनिक पेशेंट नहीं कहेगा वो। उसका रीजन ये है, हो सकता है कि मैं इस समय मैनिया की फेज से गुजर रहा हूं, मैनिया और डिप्रेशन फेज साथ नहीं आते हैं। कभी ऐसे रहेगा कि मेरे मान लो कुछ दिन तक मैनिया रहेगा, फिर मेरे अंदर डिप्रेशन आ जाएगा, फिर कुछ दिन तक मैनिया रहेगा, फिर मेरे अंदर डिप्रेशन आ जाएगा, फिर मैनिया आ जाएगा, फिर डिप्रेशन। कहना क्या चाहता हूं, कहना दोस्तों मैं ये चाहता हूं कि मैनिया कभी भी अकेला नहीं आता।
अगर मैं साइकेट्रिस्ट के पास जाता हूं और मेरे अंदर सारे सिम्टम्स मैनिया के हैं, तो भी साइकेट्रिस्ट अपने मन में ये सोचकर ट्रीटमेंट करेगा कि आने वाले कुछ महीनों में, कुछ दिनों में इस पर्सन के अंदर डिप्रेशन के सिम्टम्स भी जरूर आएंगे। मतलब कि मैनिया कभी भी, मैनिया जो डिसऑर्डर है दोस्तों, वो कभी भी अकेला नहीं आता है। मैनिया अगर जिस पेशेंट के अंदर आ गया, उसको कुछ समय के बाद में डिप्रेशन भी आएगा। इसलिए इसे हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों? बाइपोलर डिसऑर्डर के नाम से जानते हैं। अब हमें पढ़ना तो एक एक करके पड़ेगा, तो पहले मैं आपको डिप्रेशन पढ़ा दूंगा, फिर मैं आपको क्या पढ़ा दूंगा दोस्तों? मैनिया पढ़ा दूंगा। तो इस प्रकार से हम दोनों डिसऑर्डर कर लेंगे। बस बताना ये चाहता हूं कि बाइपोलर डिसऑर्डर में दोनों डिसऑर्डर इंक्लूड होते हैं, मैनिया और डिप्रेशन। डिप्रेशन किस पेशेंट में अकेला आ भी सकता है, वो यूनिपोलर कहलाता है, लेकिन मैनिया कभी भी अकेला नहीं आता। किसी पेशेंट के अंदर अगर मैनिया होगा तो उसके अंदर बाद में जाके डिप्रेशन जरूर आएगा। तो हम शुरुआत करते हैं हमारे टॉपिक की, डिप्रेशन की। तो मैं सबसे पहले आपको मैं डिप्रेशन पढ़ाऊंगा। तो डिप्रेशन का सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है दोस्तों कि क्या सिर्फ ये डिप्रेशन है? इसका नाम, इस डिजीज का नाम ही डिप्रेशन है? तो यहां से बच्चे ध्यान ही नहीं देते, वो सिर्फ पढ़ते हैं, जल्दी जल्दी पेज चेंज करते हैं, हाँ भाई डिप्रेशन है। लेकिन दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि भाई DSM-5 जो क्लासिफिकेशन है, वो इसे डिप्रेशन नाम नहीं देता है कि सिंपल सा बस डिप्रेशन नाम दे दिया और काम चल गया। नहीं, DSM-5 जो क्लासिफिकेशन है वो कहता है कि डिप्रेशन जो डिसऑर्डर दोस्तों, उसका नाम है, वो क्या नाम है? मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर है। मेजर डिप्रेसिव, देखो छोटा सा क्वेश्चन नहीं है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि अकॉर्डिंग टू DSM-5 क्लासिफिकेशन डिप्रेशन इज नोन एज, तो इसमें आएगा ओनली डिप्रेशन, मतलब डिप्रेशन, ठीक है, ग्रुप ऑफ डिप्रेसिव डिसऑर्डर ऐसे आएगा, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर आ जाएगा, या फिर डिप्रेसिव एपिसोड आ जाएगा। तो कुछ भी आ सकता है, लेकिन उस समय आपको यहां तो लिखा हुआ मिल गया ना, तो सिंपल लग रहा है, लेकिन जब चारों ऑप्शन दिखते हैं ना तो क्वेश्चन टफ होने लग जाता है, ऐसे लगता है यार ये क्या है। तो ध्यान रखना, DSM-5 क्लासिफिकेशन डिप्रेशन को डिप्रेशन नहीं बोलता, क्या बोलता है? मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर बोलता है। ये आपका आज का पहला क्वेश्चन है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। लेकिन ICD जो क्लासिफिकेशन है दोस्तों, ICD-11 क्लासिफिकेशन मान लो अब तो आप 10 की जगह, ICD-11 जो क्लासिफिकेशन है वो इसको क्या कहता है? डिप्रेसिव एपिसोड के नाम से जानता है वो इसे, वो डिप्रेशन नहीं बोलता, वो भी इसे क्या कहता है दोस्तों? डिप्रेसिव एपिसोड। वहां पर डिप्रेशन जो डिसऑर्डर है दोस्तों, उसको किस नाम से डिनोट किया गया है? उसे डिप्रेसिव एपिसोड के नाम से क्या किया गया है दोस्तों? डिनोट किया गया है। तो दो क्वेश्चन बन गए आपके कि डिप्रेशन को DSM-5 क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर बोलते हैं, और ICD-11 के अकॉर्डिंग हम क्या बोलते हैं? डिप्रेसिव एपिसोड के नाम से इसे हम जानते हैं। तो दोनों ध्यान रखना कि भाई इसका नाम क्या है, सिर्फ डिप्रेशन नहीं है कि आप डिप्रेशन करके आ जाओ और काम खत्म हो गया। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि ये कितने लोगों के अंदर पाया जाता है, इसकी थोड़ी सी एपिडेमियोलॉजी पढ़ते हैं। एपिडेमियोलॉजी, अगर हम इसकी एपिडेमियोलॉजी की बात करें तो दोस्तों की जनरल पॉपुलेशन के अंदर इसकी कितनी प्रिवेलेंस होती है, कितने परसेंट लोगों में लगभग ये पाया जाता है? तो इसकी जो प्रिवेलेंस है दोस्तों जनरल पॉपुलेशन के अंदर, वो लगभग 5 से और 17% होती है, 5 to 17% लोगों के अंदर। सोचो कितना ज्यादा हो गया दोस्तों, 5 से 17% बहुत ज्यादा हो गया। इसी कारण से अगर हम कोई अकेला पूरे साइकेट्रिक डिसऑर्डर के अंदर अगर इंडिविजुअल डिसऑर्डर लें, तो उसके अंदर डिप्रेशन जो है वो मोस्ट कॉमन डिप्रेशन, मोस्ट कॉमन डिसऑर्डर होता है। तो ये मोस्ट कॉमन इंडिविजुअल, नेक्स्ट क्वेश्चन बन गया यहां से, मोस्ट कॉमन इंडिविजुअल, मतलब ग्रुप नहीं, इंडिविजुअल में अगर हम ले साइकेट्रिक डिसऑर्डर, मोस्ट कॉमन इंडिविजुअल साइकेट्रिक जो डिसऑर्डर आता है दोस्तों, वो कौन सा आता है आपका? डिप्रेशन ही आता है। वो क्या आता है दोस्तों? आपका डिप्रेशन ही आता है, ध्यान रखना। बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको बोर नहीं हो गया आप इसके अंदर, है ना? ये डिसऑर्डर जो है दोस्तों, इसके अंदर बोर होने के लिए कुछ है ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान रखना कि डिप्रेशन इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सुसाइड, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सुसाइड, कि सुसाइड का मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है दोस्तों? वो भी क्या होता है आपका? डिप्रेशन होता है। इसके अलावा ध्यान रखना कि जो डिप्रेशन है वो कैसे लोगों के अंदर ज्यादा पाया जाता है। आप लोग कहते हो ना कि मैं सख्त लोंडा हूं, अकेला ही रहता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, अकेले जिंदगी जी लूंगा। तो ध्यान रखना कि जो डिप्रेशन जो होता है ना दोस्तों, जो भी सेपरेटेड पर्सन है, सिंगल पर्सन है, या डाइवोर्स्ड जो पर्सन होते हैं दोस्तों, उनके अंदर सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो ये लिख लो इसके अंदर, मोर इन सिंगल, सेपरेटेड एंड डाइवोर्स्ड। अपन तो सख्त लोंडे हैं ऐसे बोलते हैं ना, तो ध्यान रखना इसमें, ठीक है? वैसे तो दोनों के लिए ही है, मेल और फीमेल दोनों के लिए ही है ये।
तो इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना कि ये सिंगल, सेपरेटेड और डाइवोर्स्ड, इन सब के अंदर क्या होता है दोस्तों, ये मोर होता है, मोर इन सिंगल, सेपरेटेड और डाइवोर्स्ड। अगर अब बात करो मेल और फीमेल की, तो दोस्तों मेल से ज्यादा डिप्रेशन है ना फीमेल में होता है। फीमेल तो छोटी छोटी बातों पर डिप्रेशन ले लेती है भाई, डिप्रेशन में चली जाती है, ठीक है। तो मेल और फीमेल का मैं डिप्रेशन की बात कर रहा हूं, ध्यान रखना, मैं सुसाइड की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है। मेल और अगर हम फीमेल की बात करें दोस्तों, तो मेल और फीमेल का रेशो होता है 1:2। फीमेल के अंदर ये क्या पाया जाता है दोस्तों, ज्यादा पाया जाता है। एक क्वेश्चन और बनता है दोस्तों, एक क्वेश्चन क्या बनता है दोस्तों कि डिप्रेशन जो है ना कौन सी एज ग्रुप में ज्यादा पाया जाता है, तो मिडिल एज। अगर सिर्फ मिडिल एज आता है तो ठीक है, नहीं तो फिर लिखा होगा मिडिल एज फीमेल, ठीक है। मिडिल एज की फीमेल, तो मिडिल एज लगभग 40 साल मान लो आप, तो लगभग 40 साल के लोगों के अंदर जो डिप्रेशन है दोस्तों वो ज्यादा पाया जाता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं लिखा होगा तो क्या लिखा होगा, मिडिल एज लिखा होगा। और अगर और भी बेटर आंसर दोगे तो मिडिल एज फीमेल्स के अंदर क्या होता है दोस्तों, ये ज्यादा पाया जाता है। मिडिल एज फीमेल्स के अंदर क्या होता है, ये ज्यादा पाया जाता है। तो ये भी थोड़ा सा क्या रख लेना, ध्यान रख लेना, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। अब हम इसके पढ़ते हैं दोस्तों ईटियोलॉजी। यहां से बहुत इंपॉर्टेंट है ये ईटियोलॉजी, ध्यान रखना। आगे 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 मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा ना, तब आप कहोगे कि सर सच में कितने क्वेश्चंस आए हैं इसमें से। अगर हम ईटियोलॉजी की बात करें ना, और सबसे मेन न्यूरोट्रांसमीटर, बस ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस जो पूछे गए ना दोस्तों वो न्यूरोट्रांसमीटर से पूछे गए हैं। अभी आपको करवा भी दूंगा मैं, न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर के अंदर अगर सिंगल एक, मैंने जितने भी क्वेश्चंस देखे ना उसके अकॉर्डिंग बताऊं, या मोस्ट इंपोर्टेंट वैसे दो होते हैं, लेकिन आपके जो क्वेश्चंस दे रखे हैं दोस्तों उसमें उन्होंने सबसे अगर सिंगल एक ही मानना हो ना, तो ध्यान रखना कि सिंगल न्यूरोट्रांसमीटर अगर एक ही ऑप्शन में चारों दे रखे हैं और चारों सही भी लग रहे हैं आपको, लेकिन आपको एक ही चूज करना है दोस्तों, तो आप सीरोटोनिन चूज करोगे। ध्यान रखना, सीरोटोनिन। सीरोटोनिन का लेवल इसमें क्या हो जाता है दोस्तों, डिक्रीज हो जाता है। सीरोटोनिन का लेवल क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो डिक्रीज सीरोटोनिन। अब कई बार वो सीरोटोनिन को सीरोटोनिन नहीं लिखता, तो वो भी आपको बताना मेरा जरूरी है, तो उसको लिख देता है वो 5HT, 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टाइमिन। सीरोटोनिन इज ऑल्सो नोन एज 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टाइमिन। तो इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर लो कि ये पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे ज्यादा उन्होंने सीरोटोनिन पे फोकस किया है और चारों ऑप्शन में चारों दिए, तो भी आंसर किसको माना गया है दोस्तों, सीरोटोनिन को माना गया, ये ध्यान रखना। इसके अलावा और भी होते हैं, ऐसे नहीं है कि और नहीं होते, लेकिन इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा ये है। अगर चारों ऑप्शन भी मतलब बाकी के भी मिल जाए और सही भी लग रहे हो ना, तो एक सिलेक्ट करना हो तो आप किसको सिलेक्ट करोगे दोस्तों, सीरोटोनिन को सिलेक्ट करोगे, ठीक है। तो सीरोटोनिन को याद रखना, डिप्रेशन, डिप्रेशन से याद रखना सीवियर डिप्रेशन, एस से शुरू हो रहा है, सीवियर डिप्रेशन, एस सीरोटोनिन, ऐसे याद रखने के लिए कह सकता हूँ, और तो भाई आपको याद करना ही पड़ेगा। इसके बाद दूसरा अगर चूज करना हो ना दोस्तों, तो आप चूज करोगे नोरएपिनेफ्रिन। कई बार नोर एडिनलिन भी लिख देता है वो ना, नोरएपिनेफ्रिन। अगर नोरएपिनेफ्रिन नहीं लिखेगा तो क्या लिखेगा दोस्तों, नोरएड्रेनालिन लिख देगा। तीसरा अगर न्यूरोट्रांसमीटर लिखता है दोस्तों, तो वो लिखेगा डोपामिन, डोपामिन। मैं आपको फिर से बता रहा हूं कि अगर एक चुनना हो ना, तो आप क्या चुनोगे दोस्तों, सीरोटोनिन चुनोगे। अगर एक चुनना हो तो किसे चुनोगे, सीरोटोनिन। अगर तीनों भी दे रखे हैं तो कैसे, एक बार क्वेश्चंस देखते हैं। देखो यहीं से शुरुआत कर लेते हैं, मैं साथ साथ में क्वेश्चंस करवाता रहूंगा ताकि आपको माइंड थोड़ा सा सही रहे, आप बोर नहीं हो, ठीक है। ये क्वेश्चन ईएसआईसी की स्टाफ नर्स एग्जाम 2016 के मई के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। यहां पर ब्लैंक दे रखा था ना, ब्लैंक, कि ऐसा कौन सा डिसऑर्डर है, कौन सा ऐसा मूड डिसऑर्डर है विच इंक्लूड द अक्रेंस ऑफ डिप्रेसिव एपिसोड। मैंने आपको कहा था बाइपोलर के अंदर दोनों आते हैं, डिप्रेसिव एपिसोड एंड वन और मोर एलिवेटेड मूड एपिसोड। एलिवेटेड मूड एपिसोड मैनिया में पढ़ाऊंगा कि मूड क्या हो जाता है दोस्तों, एलिवेटेड हो जाता है, मतलब ये मैनिया की बात कर रहा है। क्वेश्चंस को अच्छा बनाने के लिए इसने डायरेक्टली मैनिया नहीं लिखा, उसकी जगह जो वर्ड यूज किया वो क्या किया, मोर एलिवेटेड मूड एपिसोड यूज कर लिया। तो इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों, डिप्रेसिव एपिसोड, डिप्रेसिव डिसऑर्डर नहीं आएगा सिर्फ, क्यों, क्योंकि दोनों दे रखे हैं, डिप्रेसिव एपिसोड एंड वन और मोर इलेक्टेड मूड एपिसोड, मतलब मूड जिसमें एलिवेट होता है वो वाले। तो ये गलत हो जाएगा। राइट आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका बाइपोलर डिसऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। साइकोटिक डिसऑर्डर, वैसे अगर आपको मैं बताऊं कि मैनिया, डिप्रेशन, सिजोफ्रेनिया ये है कि, ठीक है, डिप्रेशन जो है वो कई बार उसमें न्यूरोटिक के अंदर भी क्या हो जाता है, शामिल हो जाता है, लेकिन ये साइकोटिक के अंदर क्या होते हैं, शामिल होते हैं। जैसे कि ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर हो गया, डेलीरियम हो गया, डिमेंशिया हो गया, ठीक है, मेन तो, और एक आपका स्किज़ोफ्रेनिया होगा, ये सब क्या होते हैं, साइकोटिक। जैसे एंजाइटी से रिलेटेड जितने भी डिसऑर्डर्स होते हैं जिनके अंदर इनसाइड क्या होती है, एब्सेंट होती है, वो किसके अंदर आते हैं आपके दोस्तों, न्यूरोटिक के अंदर आते हैं, ठीक है। डिल्यूजनल डिसऑर्डर नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बाइपोलर डिसऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था ये।
नेक्स्ट क्वेश्चन, एन अफेक्टिव डिसऑर्डर अमोंग फॉलोइंग, अफेक्ट मूड मान लो, अफेक्ट मान लो, तो कौन सा डिसऑर्डर है, बाइपोलर डिसऑर्डर है दोस्तों, इसका आंसर क्या आएगा, बाइपोलर। फोबिक एंजाइटी डिसऑर्डर नहीं है अफेक्टिव डिसऑर्डर, स्किज़ोफ्रेनिया भी अफेक्टिव डिसऑर्डर नहीं है, सोमेटोफोन डिसऑर्डर भी अफेक्टिव डिसऑर्डर नहीं है। एन अफेक्टिव डिसऑर्डर अमोंग द फॉलोइंग इज, देख लो कितना सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं। तो डिप्रेशन अफेक्टिव डिसऑर्डर है, पढ़ा है हमने, मूड और अफेक्ट डिसऑर्डर, तो उसमें डिप्रेशन भी था। विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूरोट्रांसमीटर, आगे क्वेश्चन देख लो, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूरोट्रांसमीटर इज डेफिशिएंट इन डिप्रेशन, तो सीरोटोनिन है, हाँ जी है। 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामिन एक्चुअली में होता सीरोटोनिन, अब क्वेश्चन दिया है तो क्या कर सकते हैं, एम्स रायपुर वालों ने दे दिया 2017 के एग्जाम में ये, तो दोनों आंसर आएंगे इसके, बोथ ए एंड बी। राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, बोथ ए एंड बी। गाबा मैंने आपको नहीं बताया, गाबा पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन डिप्रेशन देयर इज डेफिशिएंसी ऑफ, बताओ अब, इसमें तो डोपामिन भी दे दिया, जबकि मैंने आपको डोपामिन करवा रखा है, गड़बड़ यहाँ हो गई ना, डोपामिन भी दे दिया और 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामिन मतलब सीरोटोनिन भी दे दिया। तो अब यहाँ पर हम किसको चूज करेंगे दोस्तों, 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामिन को चूज करेंगे, एम्स नागपुर में पूछा गया था क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, अंडर सप्लाई ऑफ मतलब डिक्रीज लेवल ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर सीरोटोनिन इज लिंक्ड टू, सीरोटोनिन का लेवल डिक्रीज किसके अंदर होता है, देखो सीरोटोनिन पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, डिप्रेशन, डिप्रेशन के अंदर सीरोटोनिन का लेवल क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज नोर एड्रेनलिन लेवल आर अल्टर्ड, देखो नोर एड्रेनलिन नोर एपिनेफ्रिन, मैंने आपको बताया था ना, किसके अंदर होता है दोस्तों, डिप्रेशन के अंदर क्या हो जाता है, लेवल डिक्रीज हो जाता है, लेवल क्या हो जाता है, डिक्रीज, शायद यही है बस, और क्वेश्चन ये रहा, देखो कितने क्वेश्चंस, वैसे इन्होंने डायरेक्टली सुसाइड लिख दिया, तो सुसाइड जो है दोस्तों आपको पता है किसके अंदर, डिप्रेशन में होता है, और डिप्रेशन के अंदर लेवल किसका डिक्रीज होता है दोस्तों, सीरोटोनिन का। अब वैसे देखो लो लेवल ऑफ डोपामिन भी होता है और सीरोटोनिन भी, लेकिन एक चूज करना है यहाँ पे, मैंने आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं, दोनों आएंगे तो भी आप क्या चूज करोगे दोस्तों, सीरोटोनिन चूज करोगे। ये क्वेश्चन सोल्व करने से ये चीजें आती हैं, जब आप थ्योरी पढ़ते हो ना, आप बुक्स में से थ्योरी पढ़ोगे ना, दोनों तीनों मिलेंगे, फिर क्वेश्चन करोगे जब होगा नहीं, क्योंकि यार ये अजीब है, वहां तो मैंने डोपामिन भी पढ़ रखा है, सीरोटोनिन पढ़ रखा है, नोरेड्रेनालिन भी ऑप्शन में तीनों दे दिए, क्या करूं। तो दोस्तों वो जब आप क्वेश्चन सोल्व करोगे ना, तब आपके अंदर वो कैपेबिलिटी आती है, तो इसलिए क्वेश्चन सोल्व करना बहुत ज्यादा जरूरी है आपका, ऐसा नहीं है कि अब बिना क्वेश्चन सोल्व करे आगे बढ़ जाओगे आप, ठीक है। चलो अब यहां से आगे हम आगे पढ़ेंगे। तो न्यूरोट्रांसमीटर में पूछे तो सीरोटोनिन, नोरेपिनेफ्रिन और डोपामिन, इनका लेवल क्या हो जाता है दोस्तों, डिक्रीज होता है। मैं आराम से पढ़ाऊंगा भाई, बिल्कुल भी, ठीक है, मुझे पता है कि मुझे कैसे पढ़ाना है, मैं चाहता हूं कि जो इंपॉर्टेंट जो चीजें उनको अच्छे से पढ़े, अगर मैं इसको यहाँ पर क्लियर नहीं करता तो आपके दिमाग में आगे कंफ्यूजन रहता, वो मैं कभी नहीं चाहता कि आपके दिमाग में कंफ्यूजन हो। न्यूरोट्रांसमीटर के अलावा दोस्तों और क्या क्या हो सकते हैं, देखो एचपीए जो एक्सिस है, एचपीए एक्सिस, उसकी एक्टिविटी क्या हो जाती है दोस्तों, इंक्रीज हो जाती है, इंक्रीज एक्टिविटी। एचपी एक्सिस क्या होता है, हाइपोथैलेमिक, हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एड्रिनल, ठीक है। हाइपोथैलेमस हार्मोन सीक्रेट करता है, वो पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करेंगे, पिट्यूटरी ग्लैंड किसको स्टिमुलेट करेगा दोस्तों, एड्रिनल ग्लैंड को करेगा। तो वो मैंने आपको सबको एंडोक्राइनोलॉजी में पढ़ा रखा है, यहाँ पर हम इतना डिटेल में नहीं पढ़ा सकते, साइकेट्री के टीचर हूं मैं यहाँ पे, एंडोक्राइनोलॉजी का नहीं हूँ, ठीक है, तो वो भी ध्यान रखना। इसके अलावा दोस्तों थायराइड जो हार्मोन है ना, वो भी इसमें वो करते हैं, तो हाइपोथायरॉयडिज्म भी ध्यान रखना। अब यहाँ पर न्यूरोट्रांसमीटर्स नहीं है ये, कहीं आप सोचो कि न्यूरोट्रांसमीटर, अदर्स करके लिख लो या और कुछ भी लिख लो, तो हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपोथायरॉयडिज्म के पेशेंट के अंदर ज्यादा देखने को मिला है डिप्रेशन, ठीक है। अब ब्रेन से रिलेटेड भी एक डिसऑर्डर ध्यान रख लेना कि जो प्री फ्रंटल जो कोर्टेक्स है, सिर्फ नाम नाम याद रखना है, उसकी एक्टिविटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। पता नहीं किस एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछ ले, ऑप्शन में सिर्फ यही दे दे, डिक्रीज प्री फ्रंटल कोर्टेक्स एक्टिविटी, ये मैंने आपको वहां पे करवा रखा है, नहीं कोर्ट कितने भी पार्ट होते हैं सारे एरियाज, सेरेब्रम के जो एरियाज हैं, उन्हें आपको न्यूरोमस्कुलर जो सिस्टम है दोस्तों उसमें करवा रखा है। तो प्री फ्रंटल कोर्टेक्स की जो एक्टिविटी है दोस्तों वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। अब एक जेनेटिक को लिख लो दोस्तों, मैंने आपको क्या कहा था कि जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, उसको आपको उस लेवल से पढ़ना है। देखो सिलेक्शन लेना है ना, इंपॉर्टेंट टॉपिक बार बार वही आते रहते हैं, ठीक है, फिक्स टॉपिक है वही आएंगे, फ्यूचर है आता है तो आता है, ये ब्लेड्स हैं क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो उसको उस लेवल से पढ़ो कि कैसा भी क्वेश्चन आ जाए। अब मैं एक लाइन यहाँ पे छोड़ के चला जाऊँ ना, जेनेटिक का ऐसे इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बट दोस्तों अगर मैं एक लाइन छोड़ के चला जाऊँ इसी से क्वेश्चन आ गया ना, तो पूरी मेहनत खराब हो जाएगी हमारी, जो हम 2-3 घंटे जो पढ़ेंगे वो सारी मेहनत क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। तो वो थोड़ा सा ध्यान रख लेना, इसलिए मैं थोड़ा सा डिटेल में पढ़ाता हूँ, कोई चीज पढ़ाता हूँ तो अच्छे से पढ़े, है ना। क्रोमोसोम नंबर जो 2 है ना दोस्तों, वो इफेक्ट होता है जेनेटिक के अंदर, और इसके अंदर एक प्रोटीन है वो लिंक्ड हो जाती है, इसमें ज्यादातर लिंक्ड मिली है CREB, ठीक है, CREB फर्स्ट जो प्रोटीन है दोस्तों, वो इसके अंदर क्या मिली है, लिंक्ड मिली है। क्रोमोसोम नंबर 2 के ऊपर एक प्रोटीन मिली है लिंक्ड, ज्यादातर डिप्रेशन के क्लाइंट के अंदर जुड़ी हुई,
क्रोमोसोम नंबर 2 अफेक्ट हुआ है, अगर सीधा क्वेश्चन पूछेगा सिंपल सा तो क्रोमोसोम नंबर 2 पूछेगा, या फिर वो प्रोटीन पूछेगा दोस्तों तो वो क्या पूछेगा आपको, CREB प्रोटीन पूछेगा। तो CREP क्या होता है, CREP मतलब सी होता है CAMP, ठीक है। तो साइक्लोएडेनोसिन मोनोफॉस्फेट आपने नाम सुना हुआ होगा इसके बारे में। रेस्पॉन्स, R फॉर रेस्पॉन्स, E फॉर एलिमेंट, B फॉर होता है बाइंडिंग, बाइंडिंग प्रोटीन, ठीक है। नाम याद हो जाए तो ठीक है, नहीं हो तो कोई नहीं, कम से कम क्रैब तो याद ही रख लेना भाई, नाम याद नहीं भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कम से कम क्रैब तो याद रखना आप। इसकी फुल फॉर्म देख लेना एक बार, है ना, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट ही होता है, साइक्लोएडेनोसिन मोनोफॉस्फेट है, एक बार आप चेक कर लेना फिर भी, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। तो जेनेटिकली के अंदर ये आ गया आपका। अब हम इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की तरफ बढ़ते हैं। देखो दो वापस से रिवाइज कर देते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर सीरोटोनिन कम, नोरेपिनेफ्रिन कम, डोपामिन कम, कुछ ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। हार्मोनल के अंदर अगर आए तो दो चीजों के अंदर, एचपी एक्सिस के अंदर और थायरोइडिज्म में हाइपोथायरोइडिज्म, और एक कोर्टेक्स के अंदर अगर ब्रेन में तो प्री फ्रंटल, ठीक है। और जेनेटिक के अंदर आए तो क्रोमोसोम नंबर 2 और CREB प्रोटीन, बस खत्म। छोटा सा है, कुछ ज्यादा नहीं बना कुछ भी। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट हम इसके अंदर पढ़ते हैं दोस्तों, इसके जो सिम्टम्स हैं वो पढ़ेंगे एक एक करके, ठीक है। क्या पढ़ेंगे, सिम्टम्स पढ़ेंगे। अगर हम इसके सिम्टम्स की बात करें ना, तो एक आरोन बैक नामक, मैंने आपको एक बार करवाया हुआ भी है, डिप्रेशन है ना, एडवांस सीरीज के अंदर भी। आरोन बैक ने दोस्तों एक थ्योरी दी है डिप्रेशन से रिलेटेड में। डिप्रेशन के अंदर ये जो सिम्टम्स है ना दोस्तों प्रेजेंट होते हैं, उसको बोलते हैं कोग्निटिव ट्राइड ऑफ डिप्रेशन, मतलब 3 सिम्टम्स क्या होते हैं दोस्तों इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, या कोग्निटिव थ्योरीज भी बोल देते हैं इसको हम। तो क्या, तो वो लिखेगा कोग्निटिव थ्योरी, ब्लैक कलर ले लेता हूं, कोग्निटिव थ्योरी लिखेगा, या फिर ये नहीं लिखेगा दोस्तों तो वो लिखेगा कोग्निटिव ट्राइड ऑफ डिप्रेशन। वो कह रहा है कि डिप्रेशन के अंदर नहीं 3 चीजें प्रेजेंट होती हैं, 3 सिम्टम तो क्या होते हैं दोस्तों डिप्रेशन के अंदर प्रेजेंट होते ही होते हैं। नाम याद रख लेना जरूर, क्या नाम है, आरोन बैक नाम है, AB, ज्यादा भी याद नहीं रहे तो AB तो कम से कम शुरुआत रख ही लो, ठीक है। उसने बताया कि बस 3 सिम्टम्स है ना डिप्रेशन के अंदर क्या होंगे दोस्तों, प्रेजेंट होंगे। 3 सिम्टम्स तो डिप्रेशन के अंदर क्या होते हैं दोस्तों, प्रेजेंट होते ही होते हैं। पहला बार पर्सन जो है ना खुद के बारे में गलत सोचेगा, सेल्फ के बारे में नेगेटिव फीलिंग रखेगा खुद के बारे में। फिर क्या होगा, आसपास का जो एरिया है सब कुछ, एनवायरमेंट, लोग, जो भी जगह है वो सब, तो एनवायरमेंट के बारे में भी क्या रखेगा, नेगेटिव फीलिंग रखेगा। तो नेगेटिव फीलिंग टुवर्ड सेल्फ, नेगेटिव फीलिंग टुवर्ड एनवायरमेंट, और नेगेटिव फीलिंग टुवर्ड फ्यूचर। फ्यूचर के खिलाफ भी, फ्यूचर मतलब मेरे साथ क्या होगा, आगे मेरे साथ क्या होने वाला है, पहले तो खुद के बारे में नेगेटिव रखेगा, मैं बुरा हूं, मैं ये हूं, मुझे मर जाना चाहिए, मेरा यहाँ पर प्रेजेंट नहीं रहना चाहिए दुनिया में, मेरा कोई काम नहीं है, सारी गलती मेरी है, जो भी मेरे साथ हो रहा है उसके लिए जिम्मेदार मैं हूं, ये भी बुरा है, सामने वाला भी बुरा है, ये बेकार है, ये लोग बेकार हैं, नेता बेकार है, ये सब बेकार है, सरकारी सिस्टम करप्ट है, सब खराब है, एनवायरमेंट। फ्यूचर, मेरे कुछ नहीं होने वाला, मेरी लाइफ में आगे कुछ नहीं है, कुछ नहीं कर सकता, मैं फेल हूं, मैं मेरी जिंदगी में कभी कुछ नहीं करने वाला हूं, मैं तो बहुत बेकार हूं, मेरे से मैं बेकार हूं, वो सेल्फ में आ जाएगा, सॉरी, ठीक है। फ्यूचर के अंदर मतलब आगे की चीजों के बारे में सोचेगा। अब उन्होंने सीधा ऐसा नहीं लिखा इसको, मतलब इसको समझाया, खुद के बारे में नेगेटिव सोचना कहलाता है दोस्तों वर्थलेसनेस, वर्थलेसनेस। खुद के बारे में नेगेटिव फीलिंग रखना क्या कहलाता है, वर्थलेसनेस कहलाता है। एनवायरमेंट के बारे में नेगेटिव फीलिंग रखना कहलाता है हेल्पलेसनेस, हेल्पलेसनेस। और फ्यूचर के बारे में नेगेटिव फीलिंग रखना क्या कहलाएगा, मतलब आपको फ्यूचर में अपनी क्या करनी है, कोई आशा नहीं है कि मैं पास होऊंगा, तो कोई आशा नहीं है, मतलब होपलेसनेस, होपलेस। इससे रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं दोस्तों, ध्यान रखना, वर्थलेसनेस, होपलेसनेस और हेल्पलेसनेस, तीनों चीजें ध्यान रखना। मैंने इसको इस तरीके से बताया कि आपको सिर्फ इस बच्चे तीनों सिम्टम्स याद कर लेते हैं, लेकिन हो सकता है आगे भी पूछे कि भाई एनवायरमेंट से रिलेटेड क्या कहलाता है, होपलेसनेस भी कर सकते हैं बच्चे, वर्थलेसनेस भी कर सकते हैं, ये भी तो थोड़ा सा इसको ध्यान रख लेना कि क्या है, ठीक है। ये कोग्निटिव ट्राइड है बाई AB, एरोन बैक, AB, CT बाई AB, सिंपल वर्ड में याद हो जाएगा आपको ये, ठीक है। तो ये तो आगे सिंपल सिम्टम्स आ गए दोस्तों, मतलब कि एक किसी एक पर्सन ने दिया कि भाई 3 सिम्टम्स होते हैं। अब हम पढ़ते हैं आगे और सिम्टम्स। अगर हम डिप्रेशन के सिम्टम्स को आगे बांटे तो इसको हम 2 भागों में बांटूंगा मैं।
एक बड़े सिम्टम्स जिन्हें हम बोलेंगे मेजर सिम्टम्स, और फिर बांटेंगे हम दोस्तों माइनर सिम्टम्स। मेजर सिम्टम्स में हम 3 सिम्टम्स रखेंगे और माइनर सिम्टम्स के अंदर लगभग हम 7 सिम्टम्स रखेंगे। ठीक है, तो मेजर के अंदर पढ़ेंगे और फिर माइनर पढ़ेंगे, मतलब बड़े बड़े सिम्टम्स ये तो होते ही होते हैं लगभग। ठीक है, तो मेजर सिम्टम्स पढ़ते हैं, फिर पढ़ेंगे माइनर। तो पहले पढ़ते हैं मेजर सिम्टम्स। मेजर सिम्टम्स, ये बस सिम्टम्स हो जाते हैं, फिर इसके एमसीक्यूज करवाऊंगा मैं आपको ना। अगर हम दोस्तों मेजर सिम्टम्स की बात करें ना, तो शुरुआत जो होती है ना पर्सन की, वो सैडनेस ऑफ मूड से होती है। ये डिजीज जब किसी भी पर्सन के अंदर स्टार्ट होगी तो सबसे बड़ा सिम्टम्स क्या देखने को मिलेगा कि वो पर्सन क्या मिलेगा दोस्तों, दुखी मिलेगा, सैडनेस ऑफ मूड देखने को मिलेगा उसको। शुरुआत में वो दुखी रहना स्टार्ट करेगा, डायरेक्टली डिप्रेशन नहीं आएगा, लेकिन ये सिम्टम्स शो करेगा कि उस पर्सन को क्या हो गया है दोस्तों, डिप्रेशन होने वाला है। नेक्स्ट है एनहीडोनिया। शायद कोई बच्चा ऐसा होना नहीं चाहिए भाई, अब एग्जाम जितना पास है उस हिसाब से कि एनहीडोनिया को नहीं जानते हो। जिस चीज से मैं पहले खुशी मिलती थी मुझे, आज उस चीज से मुझे कोई खुशी नहीं मिलती है। ठीक है, प्लेजरेबल जो चीजें हैं उनमें मैं प्लीजर नहीं ले पा रहा हूं, वो क्या कहलाते हैं, एनीडोनिया कहलाता है। ठीक है, पहले मुझे डांस करने में खुशी होती थी, अब मुझे डांस करने में खुशी नहीं है। पहले मुझे बुक पढ़ने में बहुत खुशी मिलती थी, अब मुझे बुक पढ़ने में खुशी नहीं है। तो जो पर्सन है जो प्रीवियसली प्लीजरेबल जो एक्टिविटीज थी उनसे प्लीजर लेता था, उनसे प्लीजर नहीं ले पा रहा है, क्या कहलाता है, वो एनीडोनिया कहलाता है। थर्ड दोस्तों, पर्सन बिल्कुल क्या हो जाएगा, एनर्जी नहीं रहेगी उसके अंदर, ऐसे कहेगा कि बस कुछ काम करने का मन नहीं है, तो उसको बोलते हैं लॉस ऑफ एनर्जी। कई बार इसको डायरेक्टली वीकनेस भी लिख देते हैं। कुल मिला के पर्सन लाश बन गया भाई। क्या बन गया, लाश। देखो कैसे बन गया लाश भाई, ऐसे बन गया लाश, एल ए और एस बन गया ना लाश। या आई एस तो बनेगा नहीं, आई एस भी बन जाता है इससे तो, बट ज्यादा वर्ड अच्छा लाश रहेगा क्योंकि याद करने के लिए आपके लिए, क्योंकि डिप्रेशन में पर्सन लाश बन गया। तो सैडनेस ऑफ मूड, एनहीडोनिया और लॉस ऑफ एनर्जी। भाई रटने का कुछ नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा सा पढ़ते रहोगे ना, मैं आपको क्लियर करवा दूंगा, बस आप मेरे साथ चलते रहो। इसके बाद है 7 माइनर सिम्टम्स। मैं रिवाइज वाइज सब करवा दूंगा आज आपको, बस टाइम देना पड़ेगा भाई। 7 माइनर, आपके तो ये भी फायदा है कि आप तो स्पीड पे डबल पे भी करके पढ़ सकते हो, थोड़ा सा टाइम आपका आधा हो जाएगा। तो 7 माइनर सिम्टम्स में अगर हम बात करें दोस्तों, सबसे पहले खाना पीना सब, सोना सब गड़बड़ हो जाता है। तो पहली बात है दोस्तों स्लिप, स्लिप डिस्टरबेंस देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, स्लिप डिस्टरबेंस। अब स्लिप डिस्टरबेंस में सिर्फ ये नहीं है दोस्तों कि पर्सन सो नहीं पाएगा, अलग अलग लोग होते हैं, सब में अलग अलग पाया जाता है। तो हो सकता है कि पर्सन के अंदर क्या हो जाए, इनसोमनिया हो जाए। क्या हो जाए, इनसोमनिया, मतलब लैक ऑफ स्लीपिंग। ये स्लिप कई बार इंक्रीज भी हो जाती है। ठीक है, स्लिप क्या हो जाती है दोस्तों, इंक्रीज भी हो सकती है, कई बार ज्यादा भी सोने लग जाता है। लेकिन एक सिम्टम है दोस्तों, वो आपको याद रखना पड़ेगा इसके अंदर। स्लिप आना बहुत सिंपल है, लेकिन स्लिप का क्वेश्चन आएगा तो एक सिम्टम ऐसे लोगों में पाया जाता है, सुबह है ना बहुत जल्दी उठ जाते हैं बेचारे, 3 बजे उठ जाएंगे, कभी 4 बजे उठ जाएंगे, कभी 2 बजे उठ जाएंगे। अब ऐसे मत कर देना कि अक्षय कुमार है जो 4 बजे उठता है, उसके अंदर डिप्रेशन है। मतलब पर्सन पहले 8 बजे उठता था, 10 बजे उठता था आराम से, और अब उसको 3 बजे आँख खुल जाती है। ऐसे ठीक है, ऐसे नहीं है कि गोल नहीं है उसका कुछ कि भाई मुझे उठ के कुछ करना है। तो इसको बोलते हैं अर्ली मॉर्निंग अवेकनिंग। ठीक है, सुबह जल्दी उठ जाता है वो, ये ध्यान रखना। वैसे स्लीप में दोनों चीजें हो सकती हैं, इंसोम्निया भी हो सकता है और ठीक है। इसी प्रकार भूख में। इसके बाद दूसरा नंबर पे आता है दोस्तों आपका एपेटाइट। ठीक है, अब एपेटाइट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू वेट। भाई आपको भूख ही नहीं लगेगी तो आपको वेट नहीं बढ़ेगा, और भूख ज्यादा लगेगी तो वेट बढ़ेगा। तो इसके अंदर दोनों चीजें होंगी, एपिटाइट इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है। तो इसी प्रकार वेट भी इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है। अगर एपिटाइट ज्यादा हुई तो वेट ज्यादा रहेगा, एपिटाइट कम हुई तो वेट कम रहेगा। शायद ऐसी चीजें तो बताने की आपको जरूरत भी नहीं है। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगा। नेक्स्ट आती है दोस्तों एक्टिविटी। थर्ड आती है एक्टिविटी। अब एक्टिविटी में भूल कर भी ये मत कर देना, या फिर साइकोमोटर एक्टिविटी भी लिखा हुआ सकता है कि भाई इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है। यहां पर ये मत कर देना दोस्तों, बस ये गड़बड़ कर दोगे अगर आप ये कर दिया तो। साइकोमोटर जो एक्टिविटी है ना दोस्तों, वो कम होती है, इसे हम साइकोमोटर रिटार्डेशन के नाम से जानते हैं। साइकोमोटर रिटार्डेशन, साइकोमोटर रिटार्डेशन देखने को मिलेगा यहाँ पे। यहाँ पर एक्टिविटीज इंक्रीज मत कर देना, कहीं आप हाइपर एक्टिविटी कर दो। यहाँ पर एक्टिविटी हाइपर नहीं मिलेगी दोस्तों, ये ध्यान रखना। ठीक है,
इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें थिंकिंग की और कंसंट्रेशन की, इन दोनों को साथ रख लेना। तो थिंकिंग और कंसंट्रेशन भी क्या हो जाती है दोस्तों, डिक्रीज हो जाती है। थिंकिंग और कंसंट्रेशन भी क्या हो जाती है, पर्सन की डिक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट दोस्तों, पर्सन के अंदर फीलिंग आती है वर्थलेसनेस की। अब आप ये मत कह देना कि सर ये तो वहां पर भी तीनों में लिखे हैं, मेजर वाले में नहीं लिखे मैंने, कॉग्निटिव ट्रायड में लिखा है आपको, वो अलग सिम्टम्स है, ठीक है, उनको अलग इंक्लूड करना है आपको। तो कहीं आपको सर आपने तो उसमें भी लिखा दिया, मेजर वालों में भी लिखा दिया, तो मेजर में मैंने वर्थलेसनेस नहीं लिखा है आपको, ठीक है, उसमें तो लास्ट लिखा है मैंने आपको LAS ये इस। इसके बाद नेक्स्ट आता है दोस्तों सुसाइडल आइडियाज। अब आपको मैं सुसाइड ही पढ़ाऊंगा आपको आगे। सुसाइडल, चलो इसको बाद में लिख लेना पहले, क्योंकि मैं इसके बाद यही करवा दूंगा आपको ना। इसके अलावा पर्सन का जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो भी क्या हो जाता है दोस्तों, लो हो जाता है। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस भी क्या हो जाता है, लो हो जाता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस लो। और ये आगे आएंगे ओमेगा साइन, ये फिजिकल साइन के अंदर आएंगे, अभी बता दूंगा मैं आपको ना। तो सातवां लिख लो, चलो सुसाइड ही लिख लो यार। रिस्क ऑफ सुसाइड, आपको पता है कि डिप्रेशन के अंदर अगर कोई भी पेशेंट है सीवियर डिप्रेशन में, तो सबसे ज्यादा आपको उसको क्या देखने को मिलता है दोस्तों, सुसाइड देखने को मिलता है। तो सुसाइडल आइडियाज आते हैं ऐसे पर्सन के अंदर, ठीक है। इसके अलावा दो फिजिकल साइन और आते हैं दोस्तों, इनको और देखो, फिजिकल साइन, ठीक है, ये 7 साइन हो गए आपके। इसके बाद फिजिकल साइन भी आते हैं दोस्तों। एक क्वेश्चन आएगा आगे कि इंडियन जो लोग हैं उनके अंदर, वो भी वुमन के अंदर मेनली क्या साइन देखने को मिलता है, ठीक है। एक तो क्या होते हैं दोस्तों कि ऐसे लोगों के अंदर है ना, मतलब ऐसे कहेंगे मेरे पूरे शरीर के अंदर पेन हो रहा है, वैग्यू पेन, ठीक है, या पूरे शरीर के अंदर मेरे वीकनेस है, और एक हेडेक की शिकायत करते हैं, लाइट हेडनेस की, मेरा सर ऐसा हो रहा है, तो हेडेक लिख लो, ठीक है। ये फीमेल्स के अंदर मिलती है, इंडियन फीमेल्स के अंदर डिप्रेशन में, ठीक है, क्वेश्चन है तो उससे रिलेटेड मैं आपको ये करवा रहा हूँ ये। इसके अलावा अगर फिजिकली किसी पर्सन को देखकर क्या ये पता लग सकता है कि उस पेशेंट के अंदर दोस्तों डिप्रेशन है क्या, तो उसके लिए दो साइन होते हैं दोस्तों आपका, ठीक है। फिजिकल अगर किसी पर्सन के अंदर देखें तो, इसमें नहीं लिखा, एक मिनट रुको ना। तो इसके अंदर देखते हैं एक बार, देखो एक साइन तो इसके अंदर देखने को मिलता है दोस्तों, ओमेगा साइन। देखो यहां पर इस प्रकार से एक चिन्ह सा बन रहा है, ये वाला, ये देखो, तो ओमेगा सा साइन देखने को मिलता है दोस्तों डिप्रेशन के अंदर, ऐसा माना गया है। तो इसको ध्यान रख लेना कि कौन सा साइन है, ओमेगा साइन है ये। तो कई बार मान लो और ज्यादा डिटेल में जाएगा तो वो यहाँ जाएगा। तो डिप्रेशन के अंदर दो साइन देखने को मिलते हैं दोस्तों। एक तो आपका क्या देखने को मिलेगा, ओमेगा साइन देखने को मिलेगा, और एक जो साइन देखने को मिलता है ना दोस्तों, वो आपको देखने को मिलता है ओटो वेरागत फोल्ड, ठीक है। ओटो वेरागत फोल्ड देखने को मिलता है कि आईज के ऊपर है ना दोस्तों, यहां पर इस प्रकार से फोल्ड से बन जाते हैं, इस प्रकार से क्या बन जाते हैं, फोल्ड से बन जाते हैं। उनको हम किस नाम से जानते हैं, ओटो वेरागत फोल्ड के नाम से जानते हैं। सिर्फ वेरागत फोल्ड भी लिख देते हैं, वो ओटो वेरागत फोल्ड, उन्हें हम किस नाम से जानते हैं, ओटो वेरागत फोल्ड के नाम से जानते हैं। तो ये दो फिजिकल साइन जरूर ध्यान रख लेना दोस्तों, ठीक है। ये दो फिजिकल साइन अलग से ध्यान रख लेना जिनको हम सामने से देखकर पता लगा सकते हैं, ओमेगा और ओटो वेरागत, ठीक है। इसकी एक इमेज और दिखाता हूं, देखो इस पर्सन के अंदर भी यहां पर ऐसे क्या हो जाते हैं, फोल्ड से बन जाते हैं ये, ठीक है। जहां पर आपकी जो नोज है और यहाँ आईलिड है ये मिल रही है ना, इस जगह पे, इस कोन पे फोल्ड से बन जाते हैं, ठीक है। तो इसे हम किस नाम जानते हैं, ओटो वेरागत। इसका जो शेप होता है देखो, ओटो वेरागत का ट्राई एंगल शेप्ड फोल्ड होते हैं ये। कौन से एंगल, ट्राई एंगल फोल्ड इन द नेजल कॉर्नर ऑफ द अपर आईलिड, ठीक है, अपर आईलिड के नेजल कॉर्नर के ऊपर ये प्रेजेंट होते हैं। बस नाम ज्यादा भी नहीं है तो बस नाम तो याद रख लेना, दोनों दोनों क्या क्या पाए जाते हैं। तो ओटो वेरागत और आपके ओमेगा साइन क्या होते हैं दोस्तों इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो एक ओमेगा साइन आ गया फिजिकल साइन के अंदर, एक ओटो वेरागत साइन आ गया। ओटो, बार बार ऐसे लिखते हैं सुनते हैं तो याद हो जाएगा आपको। तो ये दोनों भी ध्यान रखें, ठीक है। जब डिटेल में पढ़ रहे हैं तो हर ही चीज डिटेल में पढ़ लें, फिर इससे ज्यादा क्या वो करना, क्योंकि एक चीज छोड़ दोगे फिर वही उसी से क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा हम सुसाइडल जो आइडियाज हैं दोस्तों उससे रिलेटेड मैं आपको पढ़ा देता हूँ। सुसाइड बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, कई सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे इससे रिलेटेड। चलो एक बार मैं
एमसीक्यूज पे आता हूं थोड़ा सा, आपके फेवरेट। ये हमने देख लिया ना, लो लेवल ऑफ सेरोटोनिन। देखो, द फर्स्ट फॉर्म ऑफ डिप्रेशन ऑन कंटिन्यूम फ्रॉम नॉर्मल टू पैथोजेनिक डिप्रेशन इज, भाई जब डिप्रेशन जब स्टार्ट होता है ना, कहां से स्टार्ट होकर आगे की तरफ बढ़ता है, तो ध्यान रखना, मैंने आपको बताया था कि शुरुआत कहां से होती है दोस्तों, सैडनेस से होती है। ठीक है, मेलनकोलिया तो बिल्कुल सीवियर डिप्रेशन होता है जिसमें सुसाइडल आइडिया बहुत ज्यादा हो जाते हैं, उसे मेलनकोलिया के नाम से जानते हैं। किसी पेशेंट की अगर डेथ होती है उसके कारण से, तो ग्रीफ नॉर्मल भी हो सकता है, आपको पता है, कुछ समय के लिए रहता है, तो वो क्या कहलाता है, ग्रीफ कहलाता है, ग्रीफ एंड मॉर्निंग। तो द फर्स्ट फॉर्म ऑफ डिप्रेशन, ठीक है, ऑन कंटिन्यूम का मतलब अगर एक कंटिन्यूम बनाए फ्रॉम नॉर्मल टू पैथोजेनिक डिप्रेशन, मतलब नॉर्मल से लेकर पैथोजेनिक की तरफ जाए, तो वो क्या कहलाता है दोस्तों, सैडनेस से स्टार्ट होता है। देखो, सबसे पहले सैडनेस रहेगी, जिसे हम ट्रांजिएंट डिप्रेशन के नाम से जानेंगे, फिर माइल्ड डिप्रेशन आएगा, फिर मॉडरेट आएगा, फिर सीवियर आएगा। ठीक है, मॉडरेट डिस्थाइमिया से रिलेटेड होता है, माइल्ड डिप्रेशन अगर ग्रिप उसके अंदर चला गया, और सीवियर डिप्रेशन को हम बोलते हैं मेलनकोलिया भी बोलते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इस ट्रेड को याद रखना चाहो तो ठीक है, नहीं तो क्वेश्चन आया था तो मैंने आपको इससे रिलेटेड करवा दिया। ये क्वेश्चन देखो, बहुत बड़ा सा क्वेश्चन है। A 55-year-old man was admitted after a motor vehicle accident with multiple injuries. ठीक है, His friend reported that he had been seeing a, कि वो साइकेट्रिस्ट के पास जाता है for an unknown diagnosis, उसको पता नहीं क्या डायग्नोसिस है, लेकिन ये मेरा जो दोस्त है ना, ये साइकेट्रिस्ट के पास जाता है। He stated that the patient sometimes gets hyper for no reason, कई बार पेशेंट क्या हो जाता है दोस्तों, हाइपर हो जाता है, एंड बिकम्स वॉयलेंट, और वॉयलेंट हो जाता है, एंड समटाइम इज डिप्रेस्ड, मतलब दोनों सिम्टम्स आ रहे हैं, हाइपर का मतलब मैनिया हो गया उसको, और समटाइम क्या हो गया, डिप्रेस्ड हो गया, मतलब बाइपोलर डिसऑर्डर है उसे। ऑफ द फॉलोइंग विच जनरल साइकेट्रिक डिसऑर्डर इज कैरेक्टराइज्ड बाय ए पैटर्न ऑफ एग्रेशन और वॉयलेंस विच इंक्लूड्स इरिटेबिलिटी, एजिटेशन एंड वॉयलेंट बिहेवियर ड्यूरिंग मैनिक और साइकेट्रिक एपिसोड्स। ठीक है, तो कौन सा डिसऑर्डर आएगा दोस्तों, ये बाइपोलर डिसऑर्डर से गुजर रहा है वो पर्सन, किससे गुजर रहा है, बाइपोलर डिसऑर्डर से गुजर रहा है। ठीक है, द मोस्ट एक्यूरेट डेफिनेशन ऑफ द डिप्रेशन एज यूज्ड इन साइकेट्रिक इज, ठीक है, तो भाई डिप्रेशन की मोस्ट एक्यूरेट डेफिनेशन क्या क्या, चारों देखते हैं। ए डिस्टर्बेंस इन मूड एज ए रिएक्शन टू द लॉस ऑफ लव ऑब्जेक्ट, कि भाई मूड, कोई भी लव ऑब्जेक्ट हमारा लॉस हो गया, उसके कारण डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो जरूरी नहीं है दोस्तों ये डिप्रेशन है, ग्रीफ भी हो सकता है ना, तो ये ग्रीफ भी हो सकता है, दिस कैन बी ग्रीफ। ए टोटल लॉस ऑफ कंट्रोल ओवर इमोशनल इंपल्सेज, कि आपके जो इमोशनल जो इंपल्सेज इनके ऊपर आपने क्या कर दिया दोस्तों, लॉस कर दिया, तो ये जरूरी नहीं है कि उस पर्सन को डिप्रेशन नहीं हो, तो ये भी गलत है। एन इनएबिलिटी टू मेक डिसीजंस और फंक्शन, कि पर्सन है दोस्तों वो डिसीजंस नहीं ले पाता है, तो वो भी डिप्रेशन को शो नहीं कर रहा, तो राइट जो आंसर एक ही बचा हमारे सामने, ए डिस्टर्बेंस इन मूड एज ए रिजल्ट ऑफ फ्रस्ट्रेशन ऑफ इंस्टिंक्चुअल स्ट्राइविंग, मतलब कि पर्सन की जो बेसिक जो नीड है ना दोस्तों, जो इंस्टिंक्ट है उसकी, भाई वो उन चीजों के प्रति भी उसको क्या हो गया, फ्रस्ट्रेट हो गया, जिससे उसका मूड क्या हो गया दोस्तों, डिस्टर्ब हो गया, मतलब उसको नहीं लेना, भूख से कुछ नहीं लेना, फूड से कुछ नहीं लेना, सेक्स से कुछ नहीं लेना, बायोलॉजिकल जो ड्राइव्स उनसे कुछ नहीं लेना, तो वो सब चीजें क्या कहलाती हैं दोस्तों, उनके अंदर, उससे ही पर्सन क्या हो जाए, फ्रस्ट्रेट हो जाए लाइफ के अंदर, बेसिक चीजों से ही फ्रस्ट्रेट हो गया, उसके कारण मूड डिस्टर्ब हो गया, तो वो क्या कहलाता है दोस्तों, डिप्रेशन कहलाता है। तो ये बेटर डेफिनेशन इन सबके तुलना में, आरएचएस के एग्जाम में पूछी थी, एमएससी एंट्रेंस में, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिम्टम ऑफ द डिप्रेशन, इनमें से डिप्रेशन का क्या सिम्टम है, रिटार्डेड थिंकिंग, थिंकिंग का कम होना, रिटार्डेड साइकोमोटर एक्टिविटी, सैडनेस ऑफ मूड या डिप्रेसिव मूड, तो सारे ही पढ़े हैं हमने ये भी पढ़ा है, रिटार्डेड थिंकिंग भी पढ़ा है, रिटार्डेड साइकोमोटर जो एक्टिविटी है वो भी पढ़ा है हमने, इसके अलावा जो डिप्रेसिव जो मूड है या सैडनेस ऑफ मूड है दोस्तों, वो भी हमने पढ़ा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, इसका राइट आंसर इज ऑल ऑफ दीज। बीएसएफ के स्टाफ नर्स 2015 के एग्जाम में पूछा था। ठीक है, क्वेश्चन आने से क्या है, आप लोग एक्टिवेटेड हो जाते हो, ऐसे बैठे बैठे बोर हो जाते हैं ना, वो बोरिंगनेस नहीं रहती आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द ट्राइड सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन आर, भाई डिप्रेशन के जो ट्राइड जो सिम्टम्स है ना दोस्तों, वो क्या क्या है, वैसे इसमें वो वाला ट्राइड नहीं दे रखा, लेकिन फिर भी आपको सोच के बताना है कि क्या क्या होगा। डिक्रीज्ड स्पीच, चलो ये हो सकता है मान लो, इंक्रीज्ड मोटर एक्टिविटी कभी भी नहीं होगा, और मूड इंक्रीज नहीं होता, डिक्रीज होता है, डिक्रीज्ड एंड स्पीच मोटर एक्टिविटी, इंक्रीज मूड, मूड कभी भी इंक्रीज नहीं होगा, डिक्रीज मोटर एक्टिविटी, मूड एंड स्पीच, ये बिल्कुल सही है, मूड एक्टिविटी और स्पीच दोनों तीनों चीजें क्या हो जाती है दोस्तों, डिक्रीज हो जाती है। डिक्रीज्ड अफेक्ट थिंकिंग एंड परसेप्शन, ठीक है, डायरेक्टली हम थिंकिंग परसेप्शन से, परसेप्शन हमने डायरेक्टली इसमें नहीं लिया था दोस्तों, ध्यान है आपको, परसेप्शन नहीं लिया था हमने, थिंकिंग चलो ठीक है, अफेक्ट भी ठीक है, लेकिन परसेप्शन नहीं आएगा, तो इन सबसे बेटर जो आंसर आएगा वो डिक्रीज्ड मोटर एक्टिविटी, मूड और स्पीच आएगा। ठीक है,
क्वेश्चंस करने से नई नई चीजें मिलेंगी आपको, ऐसा नहीं है कि सब चीजें नोट से मिल जाएंगी, आप सोचोगे भाई हर चीज, इसलिए मैं क्वेश्चंस लेके आया हूं कि टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द कोग्निटिव ट्रायड ऑफ डिप्रेशन, आरोन बैक ने जो ट्रायड दिया है डिप्रेशन का उससे पूछ रहा है, तो मेरे को नहीं लगता कि ये क्वेश्चन आपको बताने की जरूरत है, मुझे बताना इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, आप बताओगे इस क्वेश्चन का आंसर मुझे। क्वेश्चन नंबर 1 आज का, ABCD बताओ क्या आएगा, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना, बता देना मुझे। द मोस्ट सिग्निफिकेंट कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए पेशेंट विद डिप्रेशन इज, कि भाई डिप्रेशन के अंदर इन सब में से है ना सबसे मेन चीज क्या देखने को मिलेगी, लैक ऑफ इंपल्स कंट्रोल, नहीं, ठीक है, खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, खुद की भावनाओं पे, इमोशंस पे, तो वो जरूरी नहीं है। डिप्रेस्ड मूड देखने को मिलता है, हाँ जी। लॉस ऑफ प्लीजर ऑफ इंटरेस्ट, लॉस ऑफ प्लीजर और इंटरेस्ट, एनहिडोनिया है, दोनों आगे देखो, 3 में से 2 सिम्टम्स आ गए मेजर वाले हमारे, राइट आंसर यही होगा। हाइपर विजिलेंस एंड नाइटमेयर्स आर सीन इन पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, किसके अंदर देखने को मिलता है, ये पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर में देखने को मिलता है। एग्रेसिव, एब्यूजिव एंड वायलेंट बिहेवियर नहीं देखने को मिलता है डिप्रेशन के अंदर, तो एक्टिविटीज साइकोमोटर रिटार्डेशन देखने को मिलता है। ESIC के 2019 के सेकंड शिफ्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सिम्टम ऑफ डिप्रेशन, कि इनमें से ऐसा कौन सा है दोस्तों जो सिम्टम ऑफ डिप्रेशन नहीं है। लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन डेली एक्टिविटीज, हाँ ये देखने को मिलता है, लॉस ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिलता है। डिल्यूजन ऑफ गिल्ट, ठीक है, खुद के बारे में बुरा सोचना, तो सेल्फ के बारे में हो गया ना, तो डिल्यूजन ऑफ गिल्ट। सुसाइडल आइडियाज, हाँ ये भी होते हैं। डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी, नहीं ये नहीं होता, तो ये क्या होगा, राइट आंसर होगा। डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी इज सीन इन मैनिया, मैनिया के अंदर देखने को मिलता है, ये डिप्रेशन के अंदर देखने को नहीं मिलता। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए पर्सन हु इज एलूफ, मतलब आइसोलेटेड, अकेला, आइसोलेटेड है, अकेला है, एलूफ है, एंड डज नॉट सोशलाइज, और सोशलाइज नहीं होता, फॉल्स इनटू विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी, बताओ कौन सी कैटेगरी के अंदर ये आएगा, इसमें डिप्रेशन दे ही नहीं रखा है उन्होंने। ऑब्सेसिव का मतलब तो होता है एक ऐसा थॉट जो माइंड से कभी भी बाहर नहीं। एनेक्सियस का मतलब क्या होता है, चिंता करना फ्यूचर की, ठीक है। फियर और एंजाइटी आर टू डिफरेंट थिंग्स, थोड़ा सा ये ध्यान रख लेना ना। तो एग्रेशन नहीं है, ठीक है, एग्रेशन के अंदर एक्टिविटीज इंक्रीज होती हैं, ठीक है, पेशेंट का मूड एलिवेटेड हो जाता है, इंक्रीज एक्टिविटीज हो जाती है, वॉयलेंट हो जाता है। ऑब्सेसिव मतलब एक ऐसा थॉट दैट कैन नॉट बी एलिमिनेटेड फ्रॉम माइंड बाय द फोर्सफुल एक्टिविटीज या फोर्सफुल माइंड इफेक्ट, मतलब हम ज्यादा जोर भी लगाए ना फोर्सफुली भी, तो भी हमारे माइंड से जो थॉट बाहर नहीं निकल पाता, दैट इज कॉल्ड ऑब्सेशन। और ऑब्सेशन को दूर करने के लिए जो एक्टिविटीज की जाती हैं, दैट आज कंपल्सन, ठीक है। ऑब्सेशन इज द एक्टिविटी ऑफ, सॉरी, ऑब्सेशन इज द डिसऑर्डर ऑफ थिंकिंग, वेयर एज कंपल्सन इज द डिसऑर्डर ऑफ द एक्टिविटी। तो ऑब्सेशन, एग्रेसिव, एनेक्सियस नहीं आएगा, इसका राइट आंसर आएगा विथड्रॉन, मतलब अलग हो गया है आदमी, भाई वही तो कह रहा है, एलोफ, आइसोलेट, डज नॉट सोशलाइज, ये इंक्लूड वैसे ही कर लिया, ये वैसे डिप्रेशन से रिलेटेड है नहीं, है ना। मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ द डिप्रेशन इन इंडिया इज, इंडिया के अंदर क्या देखने को मिलता है, तो फीमेल से ज्यादा देखने को मिलता है वैसे ही, लेकिन ऑप्शन में नहीं दे रखा, तो राइट आंसर आएगा वैग्यू बॉडी है, मैंने आपको पहले बताया था, इंडिया के अंदर ये देखने को मिलता है मेनली, ठीक है। डिप्रेशन इज कैरेक्टराइज बाय ऑल एक्सेप्ट, डिप्रेशन को हर चीज से कैरेक्टराइज करते हैं इसको छोड़ के, इग्नू में पूछा था ये। साइकोमोटर रिटार्डेशन, हाँ होता है ये। इनएबिलिटी टू एक्सपीरियंस प्लीजर, एनिडोनिया होता है। परवेजिव सैडनेस, मतलब कंटिन्यूस सैडनेस बनी रहती है, ये भी होता है, सैडनेस हमने देखा है। तो क्या नहीं देखने को मिलता दोस्तों, लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन देखने को नहीं मिलता। A 75-year-old client is admitted to the hospital with the diagnosis of the dementia of the Alzheimer types and depression, ठीक है, मेनली डिप्रेशन भी दे रखा है इसमें। द सिम्टम दैट इज अनरिलेटेड टू डिप्रेशन वुड बी, ठीक है, एक ऐसा सिम्टम्स दोस्तों जो डिप्रेशन से रिलेटेड नहीं है, अनरिलेटेड है, ये ध्यान रखना। एपैथेटिक रेस्पॉन्स टू द एनवायरमेंट, वही एनवायरमेंट के बारे में बुरा सोचना, ठीक है, एनवायरमेंट के बारे में नेगेटिव फीलिंग रखना, करवाया हुआ है, तो ये तो होता है। ये भी होता है, ध्यान रखना। आई डोंट नो आंसर टू क्वेश्चन, मतलब वो उसकी एक्टिविटीज कम हो जाती है, उससे कुछ भी पूछोगे ना वो मुझे नहीं पता, वो चाहता है कि भाई कोई उससे बात ही नहीं करे, कोई उसके साथ इंक्लूड ही नहीं हो, तो उसको कोई लेना देना है नहीं, छोड़ो दुनियादारी से, ठीक है। और पर्सनल हाइजीन भी पर्सन क्या करने लग जाता है दोस्तों, नेग्लेक्ट करने लग जाता है डिप्रेशन के अंदर, उसको जब खुद से कुछ नहीं लेने देना, ठीक है, जब खुद से सेल्फ से नेगेटिव फीलिंग है, तो उसे क्या खुद की पर्सनल हाइजीन पे वो ध्यान रखेगा। तो इसके जो राइट आंसर आएगा दैट आर सेलो और लेबाइल इफेक्ट। लेबाइल इफेक्ट एक ऐसा इफेक्ट है दोस्तों कि जो कि क्या नहीं रह पाता है, मतलब पर्सन को एक ही टाइम के ऊपर जो मूड के अंदर वेरिएशन आना क्या कहलाता है दोस्तों, लेबाइल इफेक्ट कहलाता है। अभी हंस रहा है, अभी रोने लग गया, रोना है, हंस रहा है, रोना है, ठीक है, तो वो चीज डिप्रेशन में देखने को नहीं मिलती। डिप्रेशन में सैडनेस ही रहेगी पर्सन के अंदर, ऐसा नहीं है कि मूड एकदम से मूड में वेरिएशन आएगा कि सेम टाइम पे हंस भी रहा है और रो भी रहा है, तो दिस इज नॉट लेबाइल इफेक्ट। तो राइट आंसर इज सेलो और लेबाइल इफेक्ट। लेबाइल इफेक्ट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। एन अफेक्टिव एलिसिन सिम्टम्स एग्जिबिटेड बाय पेशेंट विद सीवियर डिप्रेशन इज, भाई सीवियर डिप्रेशन के अंदर है ना, पर्सन के अंदर क्या देखने को मिलता है, तो पर्सन का जो मूड है ना वो खत्म हो जाता है दोस्तों, अफेक्ट खत्म हो जाता है, बिल्कुल कम हो जाता है उसका, किसी में खुशी नहीं मिलना, कुछ मिलने, तो लॉस ऑफ इफेक्ट हो गया ये, तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, फैती आएगा।
ठीक है, अपैथी आएगा। सोशल आइसोलेशन देखने को मिलता है, बट इन सब में बेस्ट जो सिम्टम आएगा ना दोस्तों, दैट इज अपैथी आएगा। टीयरफुलनेस भी हो सकता है, बट राइट आंसर एंगर तो चलो देखने को नहीं मिलता। सोशल आइसोलेशन भी होता है, बट सबसे इन सब में सबसे अच्छा आंसर क्या है, अपैथी है, लॉस ऑफ अफेक्ट देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच फैक्टर डज नॉट एक्टिवेट ह्यूमन बिहेवियर। बट एक्टिवेट का मतलब इंक्रीज करना, एग्रेशन में इंक्रीज होता है, क्यूरियोसिटी में इंक्रीज होता है, पावर में इंक्रीज होता है, डिप्रेशन में इंक्रीज नहीं होता है। देखो अब आप कितना भी पढ़ लो भाई, क्वेश्चंस की कोई लिमिट नहीं होती है। आप कहोगे सर वहां नहीं लिखवा रखा आपने, कितना लिखूंगा भाई, ठीक है, तो वहां कोई लिमिट नहीं होती है। तो इसलिए आप कभी भी एक नोट्स को कंप्लीट नहीं मान सकते जब तक कि आप क्वेश्चन सोल्व नहीं करोगे, ध्यान रखना ये बात। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बिहेवियरल क्लूज ऑफ इम्पेंडिंग। चलो अब सुसाइड का आ गया, छोड़ो, यहां तक हमने पढ़ लिया। अब हम वापस आते हैं हमारे उस पर, ठीक है, अब सुसाइड पढ़ते हैं हम। अभी डिप्रेशन ही चल रहा है कहीं, आप सोचो डिप्रेशन के अंदर एक सिम्टम आया था हमारे पास कि पेशेंट के अंदर सुसाइडल जो आइडियाज है वो क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको पहले एक चीज लिखवा रखी दोस्तों इंपॉर्टेंट, कि मोस्ट कॉमन कोज है ये, मोस्ट कॉमन कोज ऑफ सुसाइड इज डिप्रेशन। मोस्ट कॉमन कोज ऑफ सुसाइड इज डिप्रेशन। सुसाइड का मोस्ट कॉमन कोज क्या होता है दोस्तों, डिप्रेशन होता है। अगर हम अब देखो यहां पर जो रिस्क फैक्टर जो आएगा ना, वहां पर क्या आया था दोस्तों, फीमेल आया था। डिप्रेशन मोस्ट कॉमनली फाउंड इन फीमेल, बट सुसाइड मेनली किसके अंदर पाया जाता है दोस्तों, मेल के अंदर पाया जाता है। और ज्यादा डिटेल में पढ़ते हैं तो ये पढ़ते हैं कि अटेम्प्ट जो होता है ना वो फीमेल ज्यादा करती है, और कमिट सुसाइड जो है वो मेल ज्यादा करता है। ठीक है, इसके बाद में अगर हम बात करें दोस्तों और क्या क्या रिस्क फैक्टर हो सकते हैं, जिस पर्सन के अंदर हिस्ट्री ऑफ सुसाइडल अटेम्प्ट किया है ना, उनके अंदर ज्यादा सुसाइड के कमिट के पाए जाएंगे, और जिसने अटेम्प्ट किया ना वो एक दिन कमिट भी कर सकता है। ठीक है, तो इसका आएगा हिस्ट्री ऑफ, और रिस्क फैक्टर क्या होगा, हिस्ट्री ऑफ सुसाइडल अटेम्प्ट। जिस पर्सन ने सुसाइडल अटेम्प्ट की, जिसके अंदर हिस्ट्री होगी, उसके अंदर इसके क्या पाए जाएंगे दोस्तों, ज्यादा चांस पाए जाएंगे। एज के अंदर वहां पर मिडिल एज था, यहां पर थोड़ा सा एज बढ़ जाती है, तो एज जो है दोस्तों वो मोर देन 45 ईयर्स होगी। एज यहाँ पर थोड़ी सी हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। और जैसे वहां पर डिप्रेशन में था ना, वैसे यहाँ पर भी जो ऐसे पर्सन जो अलग अकेले रहते हैं, लिविंग अलोन है, ठीक है, या फिर जो सेपरेटेड हैं, या फिर जो डाइवोर्स्ड हैं, उनके अंदर भी ये ज्यादा पाया जाता है। तो सख्त लौंडा बनना बंद करो, ठीक है, और सिंगल से मिंगल हो जाओ सभी, ऐसे मत सोचो कि ठीक है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट अगर इंपॉर्टेंट चीज देखें तो एक चीज पूछते हैं कि करंट सुसाइड रेट इंडिया में कितनी है। सुसाइड रेट आपको जानकर अचंभा होगा कि 12 है पर लाख के ऊपर, बहुत ज्यादा है ना, तभी तो 5 से 17% पॉपुलेशन में होगी। ठीक है, इसके बाद में अगर हम बात करें दोस्तों नेक्स्ट इसके अंदर, तो एक क्वेश्चन हो जाता है मोस्ट कॉमन मेथड क्या होता है। तो इसका आएगा हैंगिंग। और एक क्वेश्चन पूछा गया था मोस्ट लीथल मेथड, तो उसका दे रखा था गन, बंदूक से। ठीक है, मोस्ट कॉमनली तो हैंगिंग से करते हैं, और मोस्ट लीथल अगर हम देखें, एक तो इलीगल रूप से दे सकते हैं, और एक डेथ होना लगभग निश्चित रहती है, सर पे गोली मारते हैं जब पर्सन बच नहीं पाता है। ठीक है, तो वो किससे आया था, गन से आया था। तो ऐसा क्वेश्चन आपको आगे देखने को इसमें मिल सकता है। ठीक है, एक चीज और पढ़ा देता हूं। अब हम बात करते हैं कुछ टाइप्स ऑफ सुसाइड की बात करते हैं दोस्तों, टाइप्स ऑफ सुसाइड। मैंने कहा था कि पढ़ेंगे तो अच्छे से पढ़ेंगे, नहीं तो मत पढ़ो। ठीक है, तो वही चीज होनी चाहिए, ये मत सोचना कि सर बहुत ज्यादा हो गया, इतना ज्यादा डिटेल में मत पढ़ाओ। नहीं, मैं पढ़ाऊंगा तो अच्छे से पढ़ाऊंगा, मत पढ़ो नहीं तो। पैराडॉक्सिकल सुसाइड, सबसे पहला है सुसाइड, आप खुद लिख लेना दोस्तों। कोई भी पर्सन है दोस्तों, उसको पता चला कि भाई उसके अंदर डिप्रेशन है, आप उसको डॉक्टर के पास लेके गए। जब आप उसको डॉक्टर के पास लेके गए तो उसी समय उसका जो ट्रीटमेंट वो स्टार्ट कर दिया गया। ट्रीटमेंट के कुछ समय के बाद उसने क्या कर लिया दोस्तों, सुसाइड कर लिया। तो एंटी डिप्रेसेंट ड्रग के स्टार्ट करने के कुछ समय के बाद ही अगर पेशेंट सुसाइड कर लेता है तो उसे हम किस नाम जानते हैं, पैराडॉक्सिकल सुसाइड के नाम से जानते हैं। तो लिखो सुसाइड आफ्टर स्टार्टिंग ऑफ, सुसाइड आफ्टर स्टार्टिंग ऑफ एंटी डिप्रेसेंट ड्रग।
जो एंटी डिप्रेसेंट जो ड्रग्स है दोस्तों, उनके स्टार्ट करने के साथ ही जो पर्सन सुसाइड कर लेता है उसे हम किस नाम जानते हैं, पैराडॉक्सिकल के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट लिखो पैरा और स्यूडो। सेकंड जो आता है दोस्तों कि पर्सन क्या करता है कि उसको सुसाइड करने का मेन पर्पज ये रहता है कि दुनिया को जगाना। जैसे मान लो कोई भी पर्सन है दोस्तों, उसकी वाइफ, उसके ससुराल वालों ने उसको बहुत ज्यादा परेशान किया हो। अब वो पर्सन है ना, ये चाहता है कि पूरी दुनिया को पता लगे कि मुझे परेशान किया गया, और इसके कारण वो सुसाइड कर लेता है कि भाई मेरी वाइफ ने मेरे साथ ये किया, ये मेरे साथ ये बुरा हुआ, मेरे ससुराल वालों ने मुझे आके पीटा, मेरी बेइज्जती की, लोगों के बीच में मुझे घसीटा, मुझे ये मारा। और वो लोगों को क्या चाहता है दोस्तों, अटेंशन चाहता है कि उसको उसको भी मतलब वो चाहता है कि भाई मुझे भी जस्टिस मिले, ऐसे शो करेगा वो, ठीक है। तो उसे हम बोलते हैं पैरा और स्यूडो सुसाइड। पैरा और स्यूडो सुसाइड मतलब कि सुसाइड किसके लिए, टू गेन अटेंशन ऑफ अदर। सुसाइड टू गेन अटेंशन ऑफ अदर्स, दूसरों की अटेंशन लेने के लिए क्या करते हैं दोस्तों, सुसाइड करते हैं। नेक्स्ट आता है दोस्तों आपका कॉम्प्लेक्स सुसाइड। ये तो मतलब पर्सन ऐसे चाहता है बस मैं तो किसी भी हालत में जीऊं ही नहीं। जब पर्सन ऐसा लगने लग जाए ना कि भाई मुझे तो जीना ही नहीं है, तो वो कॉम्प्लेक्स सुसाइड करता है। कॉम्प्लेक्स सुसाइड का मतलब क्या होता है दोस्तों कि एक पर्सन जो है ना, वो मरने के लिए एक से ज्यादा दो मेथड का क्या करता है दोस्तों, यूज करता है, ठीक है। वो भी एक साथ करता है, तो उसे हम किस नाम से जानते हैं, कॉम्प्लेक्स सुसाइड के नाम से जानते हैं। तो यूजेज, अभी समझाऊंगा, यूजेज मोर देन वन मेथड ऑफ सुसाइड। मोर देन मतलब टू, कम से कम टू होंगे मेथड ऑफ सुसाइड। जैसे किसी भी पर्सन ने पहले क्या खाया दोस्तों, जहर खाया, ठीक है, पॉइजन खाया, और पॉइजन खाने के बाद में फिर उसने क्या कर लिया दोस्तों, वो लटक गया, हैंगिंग। तो कितने मेथड हो गए, दो हो गए। ये तो जहर खाकर भी मर सकता था वो, लेकिन वो चाहता है कि मैं जीऊं ही नहीं किसी भी कारणवश। तो कोई दो मेथड अगर यूज कर रहा है ना पर्सन, तो उसे हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों, उसे हम कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं। तो थोड़ा सा इसको भी थोड़ा सा रख लेना, याद रख लेना, ठीक है। ये हो गए आपके सिम्टम्स। डिप्रेशन के है ना, कुछ बुक्स में कुछ टाइप लिखे हुए हैं, वो और बता देता हूं मैं आपको ना। एक बार सुसाइड के क्वेश्चंस देख लेते हैं, फिर बात करेंगे। बिहेवियरल क्लूज ऑफ द इंपेंडिंग सुसाइड आर फॉलो। कौन कौन से क्लूज होते हैं दोस्तों, हाइपर विजिलेंस, एक्सेप्ट दे रखा है, एक्सेप्ट। देखो मैंने भी ध्यान नहीं दिया ना, इसलिए आपको तो बहुत ज्यादा ध्यान देना है, एक्सेप्ट पे ध्यान देना है एग्जाम के अंदर। भाई इनमें से कौन सा क्लू है जो कि आपको शो करता है कि भाई ये सुसाइड के चांसेस नहीं है, मतलब रिस्क नहीं है। हाइपर विजिलेंस एंड एंग्जायटी स्टार्टर रेस्पॉन्स, मैं कह रहा हूँ ये है, मैंने आपको पढ़ाया है, जाकर देखो आप, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर उसके अंदर पाया जाता है, ये उसका मेन सिम्टम है ये, ठीक है। गिव अवे वैल्यूबल पोजिशंस, ठीक है, उसको इंपॉर्टेंट कुछ कोई भी चीजें हैं लाइफ के अंदर, उसको कोई लेना देना नहीं है, चलो भाड़ में जाओ सब कुछ, क्योंकि अब उसको दुनिया में सीधारी से कुछ नहीं लेना देना। बिकम्स एनर्जेटिक आफ्टर ए पीरियड ऑफ सीवियर डिप्रेशन। इसमें ये दिखाना चाह रहा है दोस्तों कि भाई पर्सन है ना एकदम सीवियर डिप्रेशन में, मैनिया में जा रहा है, मतलब बाइपोलर है लेकिन है ये डिप्रेशन से रिलेटेड है ना, ये भी आएगा इसके अंदर। विड्रॉज फ्रॉम सोशल एक्टिविटीज एंड प्लान, ये भी ठीक है। तो राइट आंसर इसका ये आएगा, ये पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर को क्या कर रहा है दोस्तों, शो कर रहा है। कॉमन रिस्क ऑफ सीवियर डिप्रेशन इज, भाई रिस्क क्या होता है, सुसाइड होता है, इसमें क्या बताना। इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस पेशेंट मे अटेम्प्ट सुसाइड एक्सेप्ट इन, ठीक है। क्वेश्चन एग्जाम आप खुद देख लेना भाई, जैसे आरएके में पूछा गया है, ये एसआईसी में पूछा गया था, ठीक है, आप देख लेना, ये मुझे याद रहता है तो मैं बता देता हूँ। इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस पेशेंट्स में अटेम्प्ट सुसाइड एक्सेप्ट इन, इनमें से कौन सी ऐसी कंडीशन है दोस्तों जिसमें पेशेंट सुसाइड नहीं कर सकता। तो इनवॉल्यूशनल मेलनकोलिया में कर सकता है, सीवियर डिप्रेशन विद सुसाइडल थॉट्स इज नोन एज मेलनकोलिया, तो इसमें करेगा दोस्तों। सीवियर डिप्रेशन में तो करेगा, मतलब करेगा नहीं, मतलब बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, सॉरी। और एंडोजिनस जो डिप्रेशन उसमें भी करता है, एक्साइटमेंट में नहीं करता भाई, एक्साइटमेंट में डिप्रेशन का क्या काम, ठीक है। तो ये नहीं आएगा, तो राइट आंसर इसके कौन सा होगा कि किस में नहीं करेगा, एक्सेप्ट में, एक्साइटमेंट में नहीं करेगा। एंडोजिनस और एक्सोजिनस डिप्रेशन है, यही बता देता हूं, चलो वहां बता रहा हूं। डिप्रेशन है ना, दो प्रकार के होते हैं, एक एंडोजिनस और एक होता है दोस्तों एक्सोजिनस। एंडोजिनस का मतलब क्या हो गया दोस्तों, कि भाई बाहर से है ना उस पर्सन को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, मतलब ऐसा नहीं है कि उसके पैसे का लॉस हुआ हो या और कोई लॉस हुआ हो, किसी ने उसको परेशान किया हो, कोई ऐसा नहीं है। लेकिन उसके बायोलॉजिकल फैक्टर है उसके ब्रेन के अंदर, मैंने बताया था न्यूरोट्रांसमीटर, हार्मोन, ये सब क्या हो गया दोस्तों, उसके अंदर प्रॉब्लम्स आ गई है। तो बायोलॉजिकल फैक्टर के कारण हो और एब्सेंस ऑफ एनी नेगेटिव लाइफ इवेंट, ठीक है। तो
इसके अंदर नेगेटिव लाइफ इवेंट क्या रहेगा, एब्सेंस रहेगा। तो एब्सेंस ऑफ नेगेटिव लाइफ इवेंट इसके अंदर प्रेजेंट रहेगा एक्सोजीनस के अंदर। तो ये किसके कारण हो रहा है भाई, तो ये बायोलॉजिकल कोई भी रीजन हो सकता है इसका, बायोलॉजिकल कोई भी क्या हो सकता है दोस्तों, रीजन हो सकता है। तो उसके कारण ये हो रहा है, बायोलॉजिकल फैक्टर के कारण हो रहा है ये। तो उसको किस नाम जानते हैं हम, एंडोजीनस। एंडो मतलब विद इन, अंदर है मेरे, बाहर से कुछ नहीं आया मेरे अंदर, ठीक है, बाहर से मेरे कोई भी नेगेटिव लाइफ इवेंट नहीं आया, अंदर से है मेरे अंदर ये, ठीक है। सुसाइडल टेंडेंसीज मोस्ट कॉमनली सीन इन, सुसाइडल टेंडेंसीज मोस्ट कॉमन किस में देखने को मिलती हैं, ठीक है। अब एज दे रखी होती तो कर देते, मेल दे रखा हो तो कर देते, नहीं तो इनमें मेल दे रखा है, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर, सीवियर डिप्रेशन आ जाएगा। राइट आंसर इज सीवियर डिप्रेशन। कई एग्जाम में पूछ ले, देखो एम्स पटना, इसमें तो आंसर भी लिखा हुआ है क्या, इसमें बी लिखा हुआ है, सी आएगा इसका आंसर, ध्यान रखना, ये सीवियर डिप्रेशन आएगा, ठीक है। कहीं आप सोचो ये आएगा, ये नहीं आएगा, इसमें सीवियर डिप्रेशन आएगा राइट आंसर। ए नर्स इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट विद सुसाइडल थॉट्स मस्ट बी अलर्ट फॉर द फीलिंग्स ऑफ। अब ये थोड़ा सा है ना नर्सिंग मैनेजमेंट से रिलेटेड मान लो या उससे, तो ये दे रखा है दोस्तों, देखो एक नर्स से केयर कर रही है सुसाइडल थॉट वाले क्लाइंट के साथ, किस चीज के लिए अलर्ट होना चाहिए, तो हेल्पलेसनेस एंड होपलेसनेस, पढ़ा है हमने, हेल्पलेसनेस और होपलेसनेस शो करते हैं डिप्रेशन को, तो इसके लिए अलर्ट होनी चाहिए। थोड़ा सा अलग तरीके से बना दिया इस क्वेश्चन को उन्होंने। द कॉज ऑफ सुसाइड इज वर्थलेसनेस, होपलेसनेस, हेल्पलेसनेस। डिप्रेशन है, डिप्रेशन के साइन दे रखे, कॉज ऑफ सुसाइड क्या है, डिप्रेशन, डिप्रेशन के साइन इसमें दे रखे, देखो कितना दिमाग लगा के बनाया क्वेश्चन। राइट आंसर क्या जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, ये तो बहुत ही बड़ा है। विच ऑफ द फॉलोइंग कमेंट्स इफ मेड बाय द पेशेंट हु हैज मेजर डिप्रेशन वुड इंडिकेट एन इंक्रीज रिस्क ऑफ सुसाइड। चार सेंटेंस दे रखे हैं, एक सेंटेंस ऐसा बताना है कि जिसको बोलने से आपको ये पता लगे कि हाँ भाई पेशेंट के अंदर जो सुसाइड है दोस्तों उसके क्या है रिस्क है। पहला दे रखा है आई मिस माई फैमिली स्पेशली माई चिल्ड्रन, कि मैं मेरी फैमिली को क्या करता हूँ मिस करता हूँ, और स्पेशली मेरे चिल्ड्रन को क्या करता हूँ मिस करता हूँ। तो वो तो आप भी कर सकते हो, आप बाहर रहोगे तब, तो कोई जरूरी नहीं है कि वही करेगा, तो ये गलत हो जाएगा। सेकंड क्या दे रखा है, तो ये रॉन्ग हो गया। सेकंड क्या दे रखा है, आई थिंक आई विल लाई डाउन आई फील लाइक स्लीपिंग, मैं अरे आप नहीं कर सकते यार, मैं थक गया, मैं लेटना चाहता हूँ, तो जरूरी थोड़ी सुसाइड का पर्सन नहीं करेगा, गलत। आई वॉन्ट बी प्रॉब्लम मच लॉन्गर, ये है प्रॉब्लम, भाई खुद के बारे में वो सोच रहा है भाई कि मैं कुछ नहीं हूं मैं, ठीक है, वर्थलेसनेस हूं। अब वो खुद के बारे में दोस्तों मान लो ऐसे सोच रहा है, और वो कह रहा है कि अब मैं आगे कोई प्रॉब्लम नहीं रहूंगा किसी के लिए भी, तो मतलब वो इस दुनिया से जाना चाहता होगा बेचारा, तब उसने ऐसा कहा होगा। तो राइट आंसर इसका सी आएगा, आई वॉन्ट बी ए प्रॉब्लम। अगर कोई भी पर्सन आपके सामने ऐसा सेंटेंस यूज करता है ना कि आई वॉन्ट बी ए प्रॉब्लम मच लॉन्गर, तो आप समझ जाना कि उसके अंदर सुसाइडल रिस्क है। डी क्या देखा, आई थिंक द डॉक्टर शुड गिव मी मोर मेडिकेशन, ये तो कोई भी कह सकता है, इसको पेन है मान लो ज्यादा, वो भी कह सकता है कि मुझे डॉक्टर और मेडिकेशन देनी चाहिए। आर ए के और आर यू में पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट लीथल मेथड ऑफ द सुसाइड, तो यूजिंग ऑफ गन, करवा दिया मैंने आपको ये, तो यूज ऑफ गन। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ए प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन फॉर ए पेशेंट हु हैज सुसाइडल बिहेवियर। अब ये क्वेश्चन बताओ दोस्तों, सुसाइडल बिहेवियर का कोई क्लाइंट है और आपको इसमें प्रायोरिटी इंटरवेंशन बताना है, क्या करोगे। एक्टिविटीज इन्वॉल्व पेशेंट इन द यूनिट एक्टिविटीज, कि भाई पेशेंट जो है ना उसको यूनिट की जो एक्टिविटीज है उनमें इन्वॉल्व करो। एक्सप्लेन कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ सुसाइडल अटेम्प्ट्स, कि सुसाइडल अटेम्प्ट के क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। अवॉइड ब्रिंगिंग अप द सब्जेक्ट ऑफ सुसाइड, मतलब सब्जेक्ट ऑफ सुसाइड को आप जो जिस चीज से करना चाहेगा उसको पास लाना बंद करो। आस्क द पेशेंट वेदर ही सी इज ए थॉट ऑफ हर प्लान ऑफ कमिटिंग सुसाइड, हम पेशेंट से पूछेंगे, ये बात सबसे बढ़िया है दोस्तों। सबसे पहले तो हमें जानना है कि भाई इसके अंदर चांसेस हैं या नहीं है, तो हम क्या करेंगे, आस्क द पेशेंट वेदर ही सी एज ए थॉट ऑफ हैज प्लान ऑफ कमिटिंग सुसाइड। लेकिन ज्यादा डिटेल में नहीं बता सकता भाई एक एक क्वेश्चन आप, क्योंकि यहाँ पर मुझे इतने सारे क्वेश्चन करवाने हैं, 50 क्वेश्चन कराने के लिए तो 5 घंटे तो अकेले क्वेश्चन को चाहिए। फिर इस पेशेंट सेज टू द नर्स एवरीवन वुड बी बेटर ऑफ आई वाज नॉट अलाइव, वही बात कि सब कुछ अच्छा हो जाएगा अगर मैं नहीं रहूंगा, तो सुसाइडल थॉट है ये। विच नर्सिंग इंटरवेंशन डायग्नोसिस वुड बी द मेड बेस्ट ऑन दिस स्टेटमेंट, ये क्या बताती है, ये कौन सी क्या चीज है उसको। रिस्क फॉर सेल्फ डायरेक्टेड वायलेंस, इनइफेक्टिव कोपिंग, इम्पेयर्ड सोशल इंटरेक्शन, डिस्टर्ब थॉट प्रोसेस। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। उन्होंने इसको डिप्रेशन नहीं लिखा ऑप्शन में, लेकिन डिप्रेशन की जगह क्या लिखा, रिस्क ऑफ सेल्फ डायरेक्टेड वायलेंस, खुद के लिए वायलेंस सुसाइड कहलाता है भाई। आप खुद को मारना चाह रहे हो, खुद को वायलेंस कर रहे हो, वही तो सुसाइड है, वही कह रहे हैं रिस्क फॉर सेल्फ डायरेक्टेड वायलेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए नर्स इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट हु एक्सप्रेसेस एक्टिव सुसाइडल आइडिएशन, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी द नर्स एक्शन। एक नर्स है दोस्तों केयर कर रही है, जो क्लाइंट है सुसाइडल आइडिएशन आ रहे हैं उसके अंदर, तो कौन सी ऐसी चीज है दोस्तों जो नर्स को क्या करनी चाहिए, नर्स का एक्शन होना चाहिए। इंगेज पेशेंट एक्टिविटी इन वार्ड एक्टिविटीज सो दैट द पेशेंट डज नॉट टॉक मोर अबाउट सुसाइड, कि पेशेंट को वार्ड की एक्टिविटीज के अंदर क्या करो आप, इंक्लूड करो। सेकंड दे रखा है एडमिनिस्टर द एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स टू रिड्यूस सुसाइडल थॉट, कि एंटी डिप्रेसेंट जो ड्रग्स है वो दो। थर्ड दे रखा है टीच जेपीएमआर, नीचे इसकी फुल फॉर्म लिखी हुई है, जैक्सन प्रोग्रेसिव
मसल रिलैक्सेंट जो एक्सरसाइजेज है दोस्तों हम पेशेंट को वो करवाएंगे जिससे सुसाइडल थॉट क्या होंगे, कम होंगे। और जो डी दे रखा है वो दे रखा है इंडल्ज पेशेंट इन इंटरेक्शन और सुसाइड रिलेटेड थॉट्स एंड एक्शन, मतलब जो थॉट्स ही नहीं आए दिमाग में हम उसको ऐसे एक्शन करवाएंगे, ऐसे इंटरेक्शन करेंगे उसके साथ में, तो यही आएगा राइट आंसर डी। जीएमसीएस में पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक्शन बाय द नर्स दैट वुड बी द मोस्ट थेरेप्यूटिक व्हेन ए क्लाइंट स्टेट आई एम नो गुड, आई एम बेटर ऑफ डेड। कोई भी पेशेंट दोस्तों आपको ये कहता है कि मैं अच्छा नहीं हूं और मुझे मर जाना चाहिए, तो क्या करना चाहिए? अनओबस्ट्रेसिवली रिमूविंग दोज आर्टिकल्स दैट कुड बी यूज्ड इन ए सुसाइडल अटेम्प्ट्स। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, हम ये काम जरूर करेंगे कि भाई सुसाइड अटेम्प्ट में जो भी आर्टिकल्स काम आते हैं उनको क्या करेंगे दोस्तों, रिमूव करेंगे। सेकंड, स्टेटिंग आई थिंक यू आर गुड यू शुड थिंक ऑफ लिविंग। सिर्फ ऐसा कहने से पेशेंट का डिप्रेशन दूर नहीं होगा। स्टेटिंग आई विल स्टे विद यू अंटिल यू आर लेस डिप्रेस्ड, हम हमेशा उसके साथ नहीं रह सकते हैं, हम हमारी ड्यूटी है वही पूरा करेंगे, आप ऐसे नहीं है 24 घंटे पेशेंट के साथ रहोगे, तो उसको फाल्स रीअश्योरेंस देना भी गलत है। अलर्टिंग द स्टाफ टू प्रोवाइड 24 आवर ऑब्जर्वेशन, हाँ स्टाफ को हम जरूर क्या कर सकते हैं दोस्तों, अलर्ट कर सकते हैं। देखो इसमें है ना ए और डी दोनों हैं, लेकिन दोस्तों ये स्टाफ को अलर्ट करने का जो काम है ना ये एक्चुअली में नर्सिंग ऑफिसर नहीं करेगा, ये वार्ड इंचार्ज करेगा या फिर जो डॉक्टर है वो करेगा। तो इसलिए इन दोनों ऑप्शन है ठीक, लेकिन इसमें राइट जो आंसर है वो चूज हम क्या करेंगे दोस्तों, फिर ए करेंगे, क्योंकि हमारी ड्यूटी के अंदर दौरान हम ये करेंगे भाई, देखो अलर्ट करेंगे स्टाफ को ठीक है, लेकिन ये सिर्फ हमारी ड्यूटी नहीं है ना अलर्ट करने का काम, हम थोड़ी ऑर्डर दे सकते हैं, बाकी के स्टाफ हमारे कलीग्स हमारे साथ काम कर रहे हैं, तो उस हिसाब से जो राइट जो आंसर होगा दोस्तों क्या हो जाएगा, आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए पेशेंट इन ए लॉक्ड साइकेट्रिक यूनिट आस्क इफ मे हैव ए रेजर टू सेव। एक पेशेंट है दोस्तों, उसको लॉक किया गया साइकेट्रिक यूनिट के अंदर, हो सकता है कि सुसाइडल थॉट्स हों और वो पूछ रहा है कि मैं क्या मुझे रेजर मिल सकती है सेव करने के लिए, रेजर। द नर्स इज अवेयर दैट रेजर्स आर कंसिडर्ड शार्प एंड देयरफॉर मस्ट बी। नर्स को पता है कि भाई रेजर क्या होती है, शार्प हो सकती है और पेशेंट उसको खुद को मारने में काटने में क्या कर सकता है, यूज कर सकता है। तो नर्स को क्या करना चाहिए, यूज अंडर डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, कि उसको यूज करेगा और डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन करेगा। ओनली गिवन टू रेस्पॉन्सिबल क्लाइंट, भाई रेस्पॉन्सिबल क्या क्लाइंट होगा, आप मुझे कितना भी रेस्पॉन्सिबल लगे वो खुद को मार सकता है ना वो। ओनली गिवन इफ सुसाइड असेसमेंट हैज बीन परफॉर्म्ड फर्स्ट, सुसाइड फर्स्ट कर देगा तो भी दे सकते हैं तो भी नहीं दे सकते हम। साइंड आउट टू रेस्पॉन्सिबल पेशेंट एंड साइंड इन व्हेन रिटर्न, ठीक है, अब साइंड आउट कर दोगे रेस्पॉन्सिबल पेशेंट को, तो इसका राइट आंसर आएगा ए। हम देंगे लेकिन हम उसके पास होना जरूरी है, हमें डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन में हम देंगे उसको, ऐसे नहीं देंगे कि कैसे भी दे दिया। नेक्स्ट देखो कितने क्वेश्चंस आए हुए हैं, सोचो आप खुद कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज आर रिकमेंडेड टू ए पेशेंट हु बिकम्स एनेक्सियस व्हेन थॉट्स ऑफ सुसाइड अकर। कोई भी पेशेंट है दोस्तों जब उसको सुसाइड के थॉट आते हैं ना, उसको क्या करना चाहिए, वॉचिंग टेलीविजन, ठीक है, रीडिंग ए मैगजीन, मेडिटेटिंग। तो इसके अंदर ज्यादा है एक्सरसाइजेज है ना दोस्तों, उसके अंदर पेशेंट क्या हो जाता है, सोलिटरी जो चीजें हैं वो हम करवाते हैं कि भाई पेशेंट उसके अंदर इंडल्ज हो जाए थोड़ा सा ना, तो उसके अंदर वो पेशेंट एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व हो जाए, तो इन्वॉल्व हो जाएगा तो बाकी जो थोड़ा सा उसका कम ध्यान जाएगा, तो यहाँ पर इसका आंसर जो है एक्सरसाइज माना गया है। नर्स अंडरस्टैंड द वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क फॉर द डिप्रेस्ड क्लाइंट इज, डिप्रेस्ड क्लाइंट के अंदर है ना सबसे मोस्ट डिफिकल्ट टास्क क्या है हमारे लिए, गिल्ट रिमोर्स ये होता ही है, नीड फॉर कंफर्ट होती है, एंगर टुवर्ड अदर्स वैसे नहीं होता, लेकिन फीलिंग ऑफ लो सेल्फ स्टीम नहीं होनी चाहिए। ये सुसाइडल आइडियाज को सबसे ज्यादा चांसेस जो देते हैं ना दोस्तों वो क्या देते हैं, फीलिंग ऑफ लो सेल्फ स्टीम जो है वो सबसे ज्यादा स्कूल देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर न्यूरोटिक डिसऑर्डर एक्सेप्ट, इनमें से सब न्यूरोटिक डिसऑर्डर है एक्सेप्ट मैनिया, मैनिया नहीं है दोस्तों न्यूरोटिक, दैट दिस इज ए साइकोटिक डिसऑर्डर। बाकी की एक्सोजीनस, ठीक है, एक्सोजीनस डिप्रेशन हो सकता है, एक्सोजीनस डिप्रेशन, डिप्रेशन में पेशेंट, मैंने कहा था डिप्रेशन जो पेशेंट है वो न्यूरोटिक में हो सकता है ना, लेकिन मैनिया इज ए साइकोटिक डिसऑर्डर। द नर्स शुड असेस ए पेशेंट हु इज इन मैनिक एपिसोड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, मैनिया कहा गया, चलो छोड़ो, अब हम वापस से लौट के आ जाते हैं हमारे टॉपिक के पर। तो हमने सुसाइड की टाइप पढ़ ली है, एक बार दोबारा एक सेकंड में रिवाइज कराता हूँ। पैराडॉक्सिकल मतलब ड्रग्स के स्टार्ट करने के साथ ही पेशेंट क्या कर लेता है दोस्तों, सुसाइड कर लेता है, तो पैराडॉक्सिकल। पैरा मतलब कि अटेंशन करने के लिए वो मेनली क्या करता है, तो पैरा और स्यूडो बोलते हैं, और एक से ज्यादा मेथड को यूज करता है तो वो कॉम्प्लेक्स होगा। एक दो टाइप मैंने आपको एक्सोजीनस और एंडोजीनस जो डिप्रेशन है दोस्तों वो भी मैंने आपको डिप्रेशन के टाइप बताए, नहीं कि सुसाइड के टाइप बताए हैं। इसके बाद में बस छोटा सा ट्रीटमेंट बताऊंगा, छोटा सा इसलिए दोस्तों क्योंकि जो मेन जो ड्रग्स है ना वो मैं आपको एक साथ ही करवाऊंगा साइको फार्माकोलॉजी के अंदर, ठीक है, साइको फार्माकोलॉजी के अंदर ही ये सारी ड्रग करवाऊंगा मैं, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। तो इसका जो ट्रीटमेंट है दोस्तों वो क्या आएगा, एंटी डिप्रेसेंट आएगा, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग। एक क्वेश्चन बनता है वैसे तो मैं वहां पर भी करवाऊंगा आपको कि भाई एंटी डिप्रेसेंट ड्रग की जो चॉइस है ना वो किसके आधार पे की जाती है, तो चॉइस ऑफ एंटी डिप्रेसेंट ड्रग इज डिटरमाइंड बाई, ठीक है, चॉइस ऑफ एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स इज डिटरमाइंड बाई, इज डिटरमाइंड बाई,
तो वो किसके द्वारा की जाती है दोस्तों, कि उसके साइड इफेक्ट कितने ज्यादा है उस हिसाब से। तो साइड इफेक्ट प्रोफाइल, ये थोड़ा सा नया क्वेश्चन लगा मुझे, तब मैंने इसको इंक्लूड कर लिया आपके लिए। पता नहीं आपने शायद ऐसा सुना नहीं होगा इसलिए, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। ये जो ड्रग्स है दोस्तों, जब अपन ट्रीटमेंट लेते हैं ना, तो मिनिमम टाइम जो है अपना थेरेपेटिक इफेक्ट दिखाने के लिए इनको कितना चाहिए, तो कम से कम मिनिमम टाइम इनका 3 to 4 वीक्स तो चाहिए चाहिए, ठीक है। तो मिनिमम टाइम टू शो थेरापेटिक इफेक्ट, ऐसे नहीं कि एक दिन ली और आप सोचो कि आपके अंदर डिप्रेशन के पूरे जो सिम्टम्स वो चले जाएंगे। मिनिमम टाइम टू शो थेरापेटिक इफेक्ट, ठीक है। लगभग जो एंटी डिप्रेशन जो ट्रीटमेंट है ना, वो कम से कम कितने महीने के लिए देना चाहिए दोस्तों, तो लगभग 6 मंथ तक तो देना ही चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है ये सारे है ना, तो मैंने यहाँ पर इंक्लूड कर लिया इसको। तो एंटी डिप्रेसेंट ट्रीटमेंट शुड बी मेंटेन्ड एटलीस्ट 4, ठीक है, एडी लिख देता हूँ, एंटी डिप्रेसेंट को आप समझ आना। एंटी डिप्रेसेंट ट्रीटमेंट शुड बी टेकन फॉर एटलीस्ट, तो एटलीस्ट आपको दोस्तों 6 मंथ तक, या फिर पहली बार जब डिप्रेशन हुआ था, फिर डिप्रेशन चला गया, तो उस टाइम जितना दिया था ना, कम से कम उतना तो दोगे आप। तो इक्वल टू प्रीवियस एपिसोड, इक्वल टू प्रीवियस एपिसोड, प्रीवियस जो एपिसोड थे उसके इक्वल तो आप कम से कम दोगे ही, ठीक है। कई बार डिप्रेशन आने से पहले भी हम क्या दे देते हैं दोस्तों, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग दे देते हैं, तो इसको बोलते हैं प्रोफाइलेक्टिक। प्रोफाइलेक्टिक जो एंटी डिप्रेसेंट जो ट्रीटमेंट है ना दोस्तों, वो कब देना चाहिए, एंटी डिप्रेसेंट ट्रीटमेंट कब स्टार्ट करेंगे, ट्रीटमेंट इज यूज्ड फॉर। तो प्रोफाइलेक्टिक का मतलब अभी अब डिप्रेशन का साइन नहीं है, लेकिन आपको रिस्क ज्यादा लग रहा है दोस्तों, उस कंडीशन में करेंगे। तो कोई भी ऐसा पर्सन है जिसके अंदर 3 से ज्यादा बार डिप्रेसिव एपिसोड आ चुका है, 3 or more than 3 डिप्रेसिव एपिसोड हिस्ट्री, डिप्रेसिव एपिसोड की जिसकी भी पर्सन के अंदर क्या रही होगी दोस्तों, हिस्ट्री रही होगी, हिस्ट्री, ठीक है। या फिर किसी भी पर्सन के अंदर 2 साल से ज्यादा डिप्रेशन रह गया हो, more than 2 years, अगर पर्सन के अंदर क्या रहा दोस्तों, डिप्रेशन रहा है, इसे बोलते हैं क्रोनिक मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर। हम किस नाम जानते हैं, क्रोनिक मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर। तो उस कंडीशन के अंदर भी ऐसे पेशेंट को भी हम प्रोफाइलेक्टिक क्या कर सकते हैं दोस्तों, दे सकते हैं, ठीक है। चलो ये तो हो गया आपका साइकोफार्माकोलॉजी एंटी डिप्रेसेंट। इसके अलावा भी और भी ट्रीटमेंट आजकल हम यूज करते हैं, तो एक तो हम यूज करेंगे साइकोथेरेपी, कुछ नई चीजें भी बताऊंगा मैं आपको इसमें, ठीक है। साइकोथेरेपी में अगर मोस्ट इफेक्टिव थेरेपी पूछता है तो कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी आएगा, कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, ध्यान रखना इसमें लिख लेना मोस्ट इफेक्टिव। कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी जो होती है दोस्तों, वो क्या होती है मोस्ट। इसके अलावा अगर दूसरी पूछता है तो इंटरपर्सनल, जैसे मान लो हस्बैंड वाइफ के अंदर लड़ाई और उसके कारण डिप्रेशन आ गया है, तो दोनों को बैठा कर समझाएंगे, तो वो किसके अंदर आएगा, आपका इंटरपर्सनल थेरेपी के अंदर आएगा। बाप बेटे के अंदर झगड़ा हो गया, बाप डिप्रेशन में चला गया, ठीक है, तो दोनों को बैठा के समझाएंगे। फैमिली की जरूरत हुई तो फैमिली थेरेपी देंगे, तो थर्ड है इसमें, इसी में लिख लो फैमिली थेरेपी। फैमिली के अंदर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट है, उसके कारण डिप्रेशन आ रहा है, बच्चे का नोट सेट क्लियर नहीं हो रहा, डिप्रेशन आ रहा है, तो बच्चे को भी बैठा हो साथ में, पेरेंट्स को बैठा हो, उनको समझाओ कि भाई ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आए, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट जो आता है दोस्तों, वो आता है ईसीटी। अगर कोई भी पर्सन है दोस्तों, ईसीटी को हम प्रेफर ट्रीटमेंट मानते हैं अगर पर्सन के अंदर क्या क्या चीजें हों, तब ये देखते हैं। आपको पता है कि सुसाइडल आइडिएशन वाले जो पेशेंट होते हैं दोस्तों, उसके अंदर जो ईसीटी है वो क्या माना जाता है, मोस्ट प्रेफर ट्रीटमेंट माना जाता है। तो ईसीटी कब देते हैं हम, जैसे किसी भी पेशेंट के अंदर सीवियर डिप्रेशन हो, क्या हो, सीवियर डिप्रेशन विद सुसाइड रिस्क, विद सुसाइड रिस्क, ठीक है। सुसाइड रिस्क के साथ अगर पर्सन को सीवियर डिप्रेशन है, कई बार वैसे नहीं लिखेगा, इसको मेलनकोलिक डिप्रेशन लिख देगा, तो आप कहीं ऐसे सोचो कि यार ये क्या आ गया, ये तो नहीं होगा, आपने कुछ ऑप्शन इसमें देखे भी होंगे, तो मेलनकोलिक जो डिप्रेशन है दोस्तों वो लिखेगा। या फिर ऐसा डिप्रेशन हो कि पर्सन ने ना बोलना एक्टिविटी करना बिल्कुल छोड़ दिया है, उसको बोलेंगे सीवियर डिप्रेशन विद स्टूपर, मोशनलेस और म्यूटलेस,
विद स्टूपर। ठीक है, ना किसी से बोलता है, ना बात करता है, ना मूवमेंट करना, बिल्कुल छोड़ दिया उसने। या फिर इसके साथ में साइकोटिक सिम्टम्स आ जाएं। ठीक है, डिप्रेशन विद साइकोटिक सिम्टम्स, चलो सीवियर नहीं, डिप्रेशन विद मतलब कि जैसे कि मान लो परसेप्शनल डिसऑर्डर आ गए, हेलुसिनेशन आने लग गया, ऐसे सिम्टम्स आने लग जाए। साइकोटिक, डिप्रेशन विद साइकोटिक सिम्टम्स, डिप्रेशन के साथ साइकोटिक, या फिर डिप्रेशन जो है दोस्तों जा ही नहीं रहा है, आपने सब ट्रीटमेंट दे लिया, ट्रीटमेंट भी काम नहीं कर रहा, तो इसे हम बोलते हैं रिफ्रैक्टरी डिप्रेशन। इसको हम किस नाम जानते हैं? रिफ्रैक्टरी डिप्रेशन के नाम से जानते हैं। आजकल कुछ है ना अदर ट्रीटमेंट्स और यूज करने लग गए, तो थोड़ा सा बस नाम नाम लिख लो और कुछ भी नहीं करना, नहीं, क्योंकि बस मैं चाहता हूं कि एकदम आपको पता रहे कि क्या क्या चीजें होती हैं। वेगस नर्व को स्टिमुलेट करते हैं दोस्तों, उसको बोलते हैं वेगल नर्व स्टिमुलेशन। ठीक है, बस नाम नाम लिख लो तो इसको स्टिमुलेट करते हैं। इसके अलावा जो ब्रेन है ना दोस्तों, उसको यहाँ पर इलेक्ट्रोड्स लगा कर क्या करते हैं? स्टिमुलेट करते हैं, उसको बोलते हैं डीप ब्रेन स्टिमुलेशन। डीप ब्रेन स्टिमुलेशन। बस मैं कह रहा हूं कि नाम पढ़ना है और कुछ भी नहीं करना, क्योंकि ऑप्शन में आ जाएगी भाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रीटमेंट ऑफ डिप्रेशन, और उसमें दे रखा हो डीप ब्रेन स्टिमुलेशन, वैगल नर्व स्टिमुलेशन, तो थोड़ा सा आपको इसके बारे में पता रहे। ठीक है, आजकल मैग्नेटिक जो रेज है ना दोस्तों, उनका भी यूज करते हैं, और उनका यूज करके भी हम वो करते हैं, मतलब स्टिमुलेशन करते हैं पेशेंट को, तो उसको बोलते हैं ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन। मैग्नेटिक स्टिमुलेशन। ठीक है, मतलब मैं चाहता हूं कि ऐसे नोट्स बनाओ कि बस फिर आपको कभी भी इसमें जरूरत नहीं पड़े। किसी पेशेंट के अंदर है ना ऐसे होता है कि दोस्तों जैसे सीजन आता है ना, तभी उसके अंदर डिप्रेशन आता है। जैसे विंटर होगा ना तो विंटर में आएगा, और वैसे नहीं आएगा सर्दी में आएगा, या गर्मी में आएगा तो वो गर्मी में आएगा। उसके लिए हम एक थेरेपी देते हैं, उसको बोलते हैं फोटोथेरेपी। बोलो, डिप्रेशन के पेशेंट को भी फोटोथेरेपी दी जाती है फॉर सीजनल डिप्रेशन। सीजनल मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, इसके अंदर क्या देते हैं? ब्राइट लाइट देते हैं, बस इतना याद रख लो। रेंज तो छोड़ो, क्या याद रखना? ब्राइट लाइट, इतना तो पूछेगा नहीं, इतना डिटेल में तो नहीं जाएगा कि भाई फोटोथेरेपी की जो इसकी जो लाइट की जो रेंज है वो भी पूछे। 1500 से लेकर 10,000 तक होती है, लेकिन याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितना पढ़ोगे उतना ही क्या करोगे दोस्तों, भूलोगे। ठीक है, ये आपका पहला क्या हो गया दोस्तों, खत्म हो गया है। इसके बाद हम नेक्स्ट पे आते हैं। एक बार रिवाइज, चलो रिवाइज आप वापस खुद ही कर लेना। अब नेक्स्ट आते हैं दोस्तों हम सेकंड। सेकंड हम आते हैं मैनिया के ऊपर। बाइपोलर डिसऑर्डर में मैनिया क्या किया गया दोस्तों? इंक्लूड किया गया है। ओनली जो मैनिया है, अगर किसी पर्सन कोई ओनली मैनिया के साथ आता है, तो भी जो साइकेट्रिस्ट है दोस्तों वो ये सोचेगा कि फ्यूचर में इस पेशेंट को क्या होगा, पक्का इस पेशेंट को फ्यूचर के अंदर डिप्रेशन भी होगा। ठीक है, तो सिर्फ मैनिया को वो नहीं माना जाता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। मैनिया की अगर हम बात करें, अगर हम इसकी एपिडेमियोलॉजी की बात करें, तो डिप्रेशन की तुलना में बहुत कम होता है, ये डिप्रेशन बहुत ज्यादा होता है। डिप्रेशन इज यूनिपोलर डिसऑर्डर है, उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो मैनिया जो है वो बहुत कम केसेस के अंदर पाया जाता है। 0.8 to 1% केस के अंदर ही पाया जाता है। देखो कितना कम है, वो एक वहां था। ठीक है, लेकिन डिप्रेशन जो है वो दोस्तों वो किसी भी पर्सन के अंदर हो सकता है, लो सोशियो इकोनॉमिक, हाई सोशियो इकोनॉमिक। लेकिन मैनिया जो है ना वो ज्यादातर किस में देखने को मिलता है? हाई सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के लोगों में ज्यादा देखने को मिलता है। हाई सोशियो इकोनॉमिक जो स्टेटस के जो लोग हैं दोस्तों, पैसे वाले, गाड़ी वाले, बंगले वाले। ठीक है, पैसे वाले, गाड़ी वाले और बंगले वाले लोग, उन लोगों के अंदर क्या देखने को मिलता है? ज्यादा देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं इसकी ईटियोलॉजी की। ईटियोलॉजी में सबसे पहले बात करते हैं वही न्यूरो ट्रांसमीटर की। न्यूरो ट्रांसमीटर, अगर हम दोस्तों न्यूरो ट्रांसमीटर की बात करें तो न्यूरो ट्रांसमीटर के अंदर, इसके अंदर नोर एपिनेफ्रिन वहां पर डिक्रीज था, नेफ्रिन और डोपामिन, दोनों के दोनों डिक्रीज होने की जगह इंक्रीज देखने को मिलेंगे। ध्यान रखना, दोनों क्या मिलेंगे? इंक्रीज देखने को मिलेंगे। इसके अलावा दोस्तों अगर हम जेनेटिकली बात करें तो कुछ क्रोमोसोम्स इसमें इफेक्ट होते हैं। एक होता है क्रोमोसोम नंबर 2, एक होता है क्रोमोसोम नंबर 18, एक होता है क्रोमोसोम नंबर 21 और एक होता है क्रोमोसोम नंबर 22। 2, 18, 21, 22, इनमें भी सबसे जो इंपॉर्टेंट होते हैं वो 18 और 22 होते हैं। ध्यान रखना। ठीक है, जैसे मान लो 4 ऑप्शन दे दें, उसमें 18 दे दिया, एक 2, एक 3 और एक 21 दे दिया,
तो फिर आप 18 को चूज करोगे। वैसे 4 होते हैं, 2, 18, 21 और 22 जो क्रोमोसोम होता है दोस्तों वो देखने को मिलता है। इसके बाद में हम बात करते हैं इसके सिम्टम्स की, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस की। तो अगर हम इसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात करें तो इसमें सबसे पहले पढ़ते हैं मेजर सिम्टम्स। मेजर सिम्टम्स, वही बड़े सिम्टम्स जो देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहला आप सबको पता ही है कि जो मूड जो होता है ना दोस्तों वो क्या होता है, एलिवेटेड होता है, एलिवेटेड मूड, एलिवेटेड मूड देखने को मिलेगा। कई बार पर्सन के अंदर एंग्री और इरिटेबल मूड भी देखने को मिल सकता है, एंग्री और इरिटेबल जो मूड है दोस्तों वो भी देखने को मिल सकता है, ठीक है, एंग्री और इरिटेबल। इसके अलावा पर्सन की जो एनर्जी का जो लेवल है ना दोस्तों वो भी क्या मिल सकता है, इंक्रीज मिलेगा, क्योंकि मूड एलिवेटेड होगा तो उसकी एनर्जी का जो लेवल है वो भी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो एलिवेटेड मूड होगा या फिर इरिटेबल मूड भी हो सकता है, या फिर लेवल ऑफ एनर्जी जो है दोस्तों वो क्या हो सकती है, इंक्रीज हो सकती है। इसे हम किस नाम से जानते हैं, मेजर सिम्टम के नाम से जानते हैं। तो मूड का सबसे ज्यादा एलिवेटेड होता है। इसके बाद में हम बात करते हैं माइनर सिम्टम्स की, कुछ छोटे छोटे सिम्टम्स की। तो अगर हम माइनर सिम्टम्स की बात करें दोस्तों तो एक इसके अंदर देखने को मिलता है डिस्ट्रैक्टिबिलिटी, मतलब पर्सन का अटेंशन नहीं रहेगा किसी भी चीज में, बार बार डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। उसको कहेंगे बैठ जा, यहाँ पर बैठेगा नहीं, चलता रहेगा, घूमेगा। खाना भी उसको ऐसा देते हैं दोस्तों, हैंड फूड या फिंगर फूड देते हैं, बस हाथ में लेकर चलता चलता खा ले। हाई प्रोटीन हाई कैलोरी देते हैं कि तो थोड़ा भी खाए तो भी काम चले, उसके पास बैठने का क्या नहीं रहता, टाइम ही नहीं रहता। इसके बाद में दोस्तों वो अपनी भगवान है वो फीलिंग रहती है, डिलीजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी, मतलब खुद को ग्रांड समझना, डिलीजन ऑफ ग्रैंडुअर भी बोलते हैं इसको, मतलब खुद को मानेगा कि मैं ही ग्रांड हूं, मैं ही भगवान हूं, मैं ही परमेश्वर हूं, मैं ही राजा हूं, ऐसी ऐसी बातें करेगा। ठीक है, डिलीजन में आप पढ़ सकते हो अच्छे से डिटेल में। तो इसको हम किस नाम जानते हैं, डिलीजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी के नाम से जानते हैं। वहां पर सेल्फ स्टीम सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, यहाँ पर पर्सन की सेल्फ स्टीम क्या हो जाती है दोस्तों, इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, उसको हर्ट नहीं होना चाहिए, उसको अगर आपने हर्ट कर दिया ना तो वो आपको खत्म कर देगा। लाइट ऑफ आइडियाज, एक आइडिया से दूसरे आइडिया के ऊपर बहुत जल्दी मूव होता है, एक चीज बताएगा फिर दूसरी फिर तीसरी फिर चौथी, फास्ट। तो हम किस नाम जानते हैं दोस्तों, फ्लाइट ऑफ आइडियाज के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो फ्लाइट ऑफ आइडियाज जो है वो भी देखने को मिलता है। सोने का तो टाइम ही नहीं है, 2 घंटे 3 घंटे सोएगा बस, स्लीप यहाँ पर कम मिलेगी, ज्यादा नहीं देखने को मिलेगी। सोने का टाइम ही नहीं है, उसको घूमना है, बात करना है ज्यादा से ज्यादा। तो बात करना है तो ओवर टॉकटिवनेस, उसे तो बात करवा लो, किसी की भी बात कर लेगा वो। एक्टिविटी यहाँ पर इंक्रीज होगी, इंक्रीज एक्टिविटी, या फिर एब नॉर्मल एक्टिविटीज भी कर सकता है वो, एब नॉर्मल इंक्रीज या एब नॉर्मल जो एक्टिविटी है वो भी देखने को मिलती है। अब इसकी जो डायग्नोसिस है ना, देखो हमने मेजर में 3 पढ़े हैं एक्चुअली में देखा जाए तो, एक एलिवेटेड मूड, एंगर या इरिटेबल मूड, और तीसरा है लेवल ऑफ एनर्जी। इसके डायग्नोसिस से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है ना, तो थोड़ा सा इसका डायग्नोसिस देख लो। डायग्नोसिस में ये कहता है दोस्तों कि अगर किसी भी पर्सन के अंदर एक मेजर मूड, एक मेजर सिम्टम है और उसमें एलिवेटेड वाला होना चाहिए, जो एलिवेटेड मूड वाला है ना, तो सिर्फ 3 ही बाकी के सिम्टम्स चाहिए, 3 ही माइनर चाहिए। लेकिन अगर एलिवेटेड मूड के अलावा और कोई सा है, बाकी के 2 बच गए ना, ये एंग्री और इंक्रीज लेवल ऑफ एनर्जी, तब फिर 4 चाहिए। ठीक है, तो 1 मेजर, अब इसमें अदर आएगा, अदर देन एलिवेटेड मूड, अदर देन एलिवेटेड मूड, तब उसको फिर कितने सिम्टम चाहिए दोस्तों, 4 माइनर सिम्टम चाहिए, तब उसको मैंने अब क्या कर सकते हैं, डायग्नोसिस इस प्रकार से हम कर सकते हैं। ठीक है, मतलब इन सारे सिम्टम्स में तो 3 हो और इसमें से एलिवेटेड मूड है, ठीक है, इसके अलावा 3 माइनर चल जाएंगे, लेकिन एलिवेटेड मूड नहीं है तो इसके साथ में या एंग्री इरिटेबल मूड है या इंक्रीज लेवल ऑफ एनर्जी है, तो फिर बाकी के 4 चाहिए इनमें सब में से। ठीक है, 5, 6 और 7, इस प्रकार से हम इसको क्या करेंगे दोस्तों, डायग्नोस करेंगे। और जो सिम्टम्स है ना वो कम से कम 7 दिन तक रहने चाहिए, ऐसे नहीं कि 2 दिन रहा 3 दिन रहा, ऐसे नहीं, 4 दिन रहा, क्योंकि उसको हाइपोमेनिया भी हो सकता है ना। तो नेक्स्ट ये ध्यान रखना, सिम्टम्स शुड बी, ठीक है, लास्ट फॉर एट लीस्ट 7 डेज।
कम से कम ये जो सारे सिम्टम्स है दोस्तों, ये पर्सन के अंदर 7 दिन तक रहने चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर ये पर्सन को सिम्टम्स 4 दिन से कम है तो इसको हम बोलते हैं हाइपोमेनिया। थोड़ा सा ये क्वेश्चन भी ध्यान रखें ना, ठीक है। ये सारे सिम्टम्स अगर 4 दिन से कम है दोस्तों, तो इसे हम किस नाम जानते हैं? हाइपोमेनिया के नाम से जानते हैं। कुछ पर्सन के अंदर क्या होता है दोस्तों, मैनिया और डिप्रेशन अगर 7 दिन से कम है तो उसे हम, सॉरी 7 दिन से ज्यादा है तो उसे हम मिक्स्ड एपिसोड के नाम से जानते हैं। मतलब 7 दिन के अंदर अंदर ही है ना, पर्सन के अंदर मैनिया के सिम्टम्स भी आ गए और डिप्रेशन के सिम्टम्स भी आ गए, तो इसे हम बोलते हैं मिक्स्ड एपिसोड। मैंने आपको बताया था कि पर्सन के अंदर एक बार मैनिया रहेगा, फिर क्या रहेगा? डिप्रेशन रहेगा। ऐसा नहीं होता कि दोनों आए, लेकिन कुछ पर्सन के अंदर क्या होता है दोस्तों, मिक्स्ड एपिसोड भी आ जाता है। मतलब कि पर्सन के अंदर मैनिया और डिप्रेशन दोनों रहेंगे और कम से कम 7 दिन रहेंगे। तो बोथ मैनिया, और मेरे अंदर मैनिया के सिम्टम्स भी आ रहे हैं और डिप्रेशन भी आ रहे हैं, और वो कितने दिन के लिए आ रहे हैं दोस्तों? 7 डेज के लिए आ रहे हैं कम से कम, या उससे ज्यादा। तो इसे हम किस नाम जानते हैं? मिक्स्ड एपिसोड के नाम से जानते हैं। थोड़ा सा अलग है ये, ठीक है। वैसे बाइपोलर जब पढ़ते हैं उसमें क्या पढ़ते हैं भाई, जैसे मैनिया आया तो डिप्रेशन नहीं आएगा, फिर डिप्रेशन आया मैनिया। लेकिन कुछ पर्सन ऐसे भी मिलेंगे आपको एक्सेप्शन, इनके अंदर मैनिया और डिप्रेशन दोनों होंगे, तो उसे हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों? मिक्स्ड एपिसोड के नाम से जानते हैं। फिर इसका ट्रीटमेंट है, तो ट्रीटमेंट मैं आपको वहीं पे करवाऊंगा, जो साइकोफार्माकोलॉजी है ना, वहां पर मैं सारा आपको एक साथ ही करवा दूंगा, ठीक है। तो इसके अंदर एक तो मूड स्टेबलाइजर देते हैं, सबको पता ही है, मूड स्टेबलाइजर। इसके अलावा एंटी साइकोटिक जो ड्रग्स है वो देते हैं, एंटी साइकोटिक जो ड्रग्स है वो देते हैं। आप सबको पता ही होगा, इनके बारे में सबने पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो अब एक दो टर्म और देख लो ना, इनसे रिलेटेड और पूछ लेते हैं। कई बार पर्सन है ना डिप्रेशन में नहीं जाता, लेकिन उसका मूड सिर्फ एक सिम्टम रहेगा, उसका लो मूड रहेगा, और वो लो मूड भी 1-2 दिन नहीं रहेगा। मान लो कि उसको लो मूड कंटिन्यूसली बना है 2 साल तक या उससे ज्यादा, तो इस टर्म को हम क्या बोलें? सिर्फ लो मूड है, बाकी की डिप्रेशन का कोई सिम्टम्स नहीं है, तो इसे हम डिसथाइमिया के नाम से जानते हैं। क्योंकि आजकल ऐसे क्वेश्चन आने लगे ना थोड़े से अलग अलग, तो थोड़ा सा देख लेना इसको। किस नाम से जानेंगे दोस्तों? डिसथाइमिया के नाम से जानेंगे। एक होता है दोस्तों कि जो पर्सन है ना, उसके अंदर कुछ समय के लिए हाइपोमेनिया रहेगा 3-4 दिन के लिए, और फिर वो कंटिन्यूस माइल्ड डिप्रेशन में चला जाएगा, तो उसको बोलते हैं साइक्लोथाइमिया। तो एक हो गया आपका साइक्लोथाइमिया। साइक्लोथाइमिया में क्या होगा? कुछ समय तक हाइपोमेनिया रहेगा, तो शॉर्ट लास्टिंग ऑफ, जैसे मेरे को 3 दिन तक क्या रहा? हाइपोमेनिया रहा। 4 दिन तक रह सकता है ना, 3 दिन तक हाइपोमेनिया रहा, फिर मैं 2 साल तक इसमें चला गया, माइल्ड डिप्रेशन में चला गया। तो शॉर्ट लास्टिंग ऑफ हाइपोमेनिया। और फिर डिप्रेशन भी माइल्ड रहना चाहिए, ये ध्यान रखना। माइल्ड डिप्रेशन मेरे को हो कितने दिन के लिए? 2 साल के लिए, 2 ईयर्स और मोर। तो इस वर्ड को हम किस नाम जानेंगे दोस्तों? साइक्लोथाइमिया के नाम से जानेंगे, ठीक है। अब एक बार मैंने इसके जो क्वेश्चन है ना वो सोल्व कर लेते हैं, बाकी के जो बचे हुए जितने भी क्वेश्चन हैं वो मैं आपको क्या करवा देता हूँ, एक बार सोल्व करवा देता हूँ। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द न्यूरोटिक डिसऑर्डर एक्सेप्ट द नर्स शुड असेस ए पेशेंट हु इज इन मैनिक एपिसोड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग मैनिफेस्टेशन। एक नर्स है दोस्तों, एक क्लाइंट जो कि मैनिक एपिसोड में है, तो उसको कौन से मैनिफेस्टेशन के लिए क्या करेगी दोस्तों? असेस करेगी। वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लाइट ऑफ आइडिया, फ्लैट इफेक्ट और हाइपर इंसोम्निया। तो बताओ इन सब में से सबसे बेस्ट क्या है? सीधी सी बात है भाई, फ्लाइट ऑफ आइडियाज है। फ्लाइट ऑफ आइडियाज देखा है हमने, फ्लाइट ऑफ आइडियाज देखने को मिलता है, तो इन सब में सबसे बेस्ट क्या है? फ्लाइट ऑफ आइडियाज है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मैनिया इज ए, ठीक है। मैनिया क्या है? इधर से ऐसे देख लो आप, ठीक है। हाँ, मैनिया क्या है? एंजाइटी रिलेटेड डिसऑर्डर है मैनिया, या फिर थॉट डिसऑर्डर है, डिसोसिएटेड डिसऑर्डर है, या फिर मूड डिसऑर्डर है। तो एंजाइटी रिलेटेड, थॉट, डिसोसिएटेड, मूड, बताओ इससे सिंपल तो कोई क्वेश्चन होगा नहीं ना भाई। सीधा ये पूछ रहा है कि भाई मैनिया है क्या। सिंपल सी बात है भाई, मूड डिसऑर्डर है, इसमें क्या सोचना, ना के बराबर क्वेश्चन है ये तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलिवेटेड मूड विद इंक्रीज्ड साइकोमोटर एक्टिविटीज द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ। बताओ ऐसा कौन सा डिसऑर्डर है जिसके अंदर मूड एलिवेटेड रहता है और साइकोमोटर एक्टिविटीज भी क्या रहती है दोस्तों? इंक्रीज्ड रहती है। क्या रहता है? कौन सा रहता है आपका? मैनिया, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस तो बहुत सिंपल है। किस में आया ये? डीएसएसबी में आया। देखो पीएचएन फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम होता है, पीएचएन ऐसा नहीं होता कहीं आप सोच रहे हो, ये स्टाफ नर्स में आया था। नेक्स्ट, ऑल ऑफ द फीचर्स आर ऑफ मैनिया एक्सेप्ट, कि इन इन सब में सब ये मैनिया की फीचर है, इसको छोड़ के। भाई प्रेशर ऑफ स्पीच,
डिसओरिएंटेशन, ग्रैंडियर डिलीजन और इंसोम्निया। ध्यान रखना, मतलब स्पीच मतलब ज्यादा टॉकटिवनेस होती है, इंसोम्निया देखने को मिलता है, और डिलीजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी भी होती है। डिसओरिएंटेशन नहीं होता, ध्यान रखना, ठीक है। ऐसे नहीं कि टाइम प्लेस पर्सन ये सब चीजें नहीं पता होना, तो डिसओरिएंटेशन तो नहीं पाया जाता है, बाकी की सब चीजें उसके अंदर क्या हो सकती हैं दोस्तों, प्रेजेंट हो सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेशेंट विद मैनिया आर हैविंग ऑल ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स एक्सेप्ट, कि मैनियक पेशेंट के अंदर हर चीज पाई जाएंगी इसको छोड़ के। इलेटेड एंड अनस्टेबल मूड, स्लैगिश एंड फटीग, इंक्रीज्ड प्रेशर ऑफ स्पीच एंड इंक्रीज मोटर एक्टिविटी। बताओ भाई क्या आएगा? बिल्कुल सिंपल है यार, ये तो मूड है, एलिवेटेड रहता है, इलेटेड रहता है, हाँ जी रहता है। इंक्रीज्ड प्रेशर ऑफ स्पीच मतलब टॉकटिवनेस ज्यादा पाई जाती है, नहीं पाई जाती है, पाई जाती है। और इंक्रीज मोटार एक्टिविटी मतलब साइकोमोटार जो एक्टिविटी है दोस्तों वो भी क्या हो जाती है, उसकी इंक्रीज हो जाती है। तो इसमें क्या सोचना, तो राइट जो आंसर हो जाएगा कि फटीग नहीं पाई जाती है भाई, स्लैगिश, ऐसे वीक होना, ये होना, ये नहीं पाया जाता है भाई पेशेंट के अंदर, है ना। पेशेंट के अंदर इंक्रीज एक्टिविटी पाई जाती है, एनर्जी ज्यादा होना, हमने क्या पढ़ा था, एनर्जी क्या हो जाती है दोस्तों पेशेंट के अंदर, ज्यादा हो जाती है, नहीं कि कम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्लाइंट विद द डायग्नोसिस ऑफ बाइपोलर डिसऑर्डर मैनिक एपिसोड मोस्ट लाइकली विल एग्जिबिट साइन ऑफ, ठीक है। बाइपोलर डिसऑर्डर का क्लाइंट है दोस्तों, डायग्नोसिस हुई है, मैनिक एपिसोड के अंदर है, कौन सा साइन देखने को मिलेगा बताओ? बिल्कुल सिंपल है, पैसिविटी, एनहिडोनिया, डिस्फोरिया और ग्रैंडियोसिटी। भाई सिंपल से पढ़ा है, डिलीजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी प्रेजेंट होती है इनके अंदर, तो डिलीजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी क्या होगी, मेनली प्रेजेंट होगी। एनहिडोनिया किस में प्रेजेंट होता है, कौन सी डिजीज के अंदर में एनहिडोनिया प्रेजेंट होता है बताओ? आपको बताया हुआ है मैंने। नेक्स्ट है एक्सर्टेड फीलिंग ऑफ वेलबींग आर कोल्ड, कि वेलबींग की जो एक्सर्टेड फीलिंग है दोस्तों वो क्या कहलाती है, तो आपकी क्या कहलाती है, यूफोरिया कहलाती है। देखो 4 वर्ड होते हैं, यूफोरिया, इलेशन, एक्सल्टेशन और एक्टेसी। तो यूफोरिया के अंदर क्या होता है, फीलिंग ऑफ वेलबींग होती है, ठीक है। इसके बाद में क्या होता है दोस्तों, यूफोरिया इलेशन होता है, ELATION। इलेशन के अंदर बायोलॉजिकल जो डिमांड है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। फिर एक्सल्टेशन होता है, उसके अंदर साथ में डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी आ जाता है। और फिर आता है एक्टेसी आपका। एक्टेसी के अंदर क्या होता है कि जो पर्सन है ना उसको ऐसा फील होगा कि जैसे उसका दोबारा से क्या हो गया दोस्तों, जन्म हो गया है, ठीक है। दोबारा से क्या हो गया, उसका जन्म हो गया हो, तो उसे हम किस नाम से जानते हैं, एक्टेसी के नाम से जानते हैं। सुने हुए हैं ना आपके सारे वर्ड, देखो एक होता है यूफोरिया, यूफोरिया में क्या होगा, फीलिंग ऑफ वेलबींग, अच्छा लगेगा उसको, मूड एलिवेटेड हो जाएगा, वेल। फिर होता है इलेशन, इलेशन के अंदर फीलिंग ऑफ वेलबींग होगी, मतलब यूफोरिया होगा, साथ में उसका जो बायोलॉजिकल जो डिमांड्स है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, ज्यादा प्यास लगना, ज्यादा खाना खाना, ठीक है, ये सब चीजें। इसके अलावा एक्सल्टेशन, एक्सल्टेशन के अंदर क्या होता है, साथ में इलेशन होगा और डिलीजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी हो जाती है, डिलीजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी। और लास्ट आपका बच गया क्या, एक्टेसी। इसके अंदर ऐसे लगेगा जैसे उसका दोबारा से क्या हो गया दोस्तों, जन्म हो गया है, ठीक है। तो सिर्फ फीलिंग ऑफ वेलबींग क्या कहलाती है दोस्तों, यूफोरिया कहलाती है। सिर्फ फीलिंग ऑफ वेलबींग पूछेगा तो क्या आएगा आपका, यूफोरिया आएगा। नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्क फैक्टर फॉर मैनिया पेशेंट विद सुसाइड टेंडेंसी, ठीक है। अब इसमें देखो बहुत अजीब क्वेश्चन है दोस्तों ये, भाई मैनिया के भी कौन से पेशेंट के अंदर सुसाइड की टेंडेंसी रहती है, तो जो ग्रैंडियोज आइडियाज वाले हैं ना, डिलीजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी वाले जो पेशेंट होते हैं ना उनके अंदर ज्यादा पाया जाता है ये, ठीक है। वैसे बहुत रेयर होता है, बट फिर भी उन पेशेंट के अंदर जिनके अंदर ग्रैंडियोसिटी पाई जाती है और मैनिया के साथ में, तो उनके अंदर ज्यादा चांसेस पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लंच एज, मतलब लंच खाना खाने का, फूड के बारे में पूछ रहे हैं, ठीक है। आपको सोचो क्या रहे, वुड बी द मोस्ट एप्रोप्रिएट फॉर ए पेशेंट विद बाइपोलर डिसऑर्डर मैनिक एपिसोड, ठीक है। क्या मोस्ट एप्रोप्रिएट रहेगा बाइपोलर डिसऑर्डर मैनिक एपिसोड के, ध्यान रखना। देखो मैनिया का पेशेंट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, उसके पास टाइम नहीं है, बैठ नहीं सकता वो, उसको आपको बैठ जा नहीं, घूमता रहेगा, ओवर एनर्जी रहती है इधर से उधर। तो हमें उसे कुछ चीजें ध्यान रखनी पड़ती हैं, हमें ऐसा फूड देंगे जो हाई प्रोटीन हो, हाई कैलोरी हो, ऐसा फूड देंगे जो फिंगर फूड हो, चलता चलता भी खा ले पी ले, ठीक है। फिंगर फूड, हैंड फूड ऐसा देंगे, ठीक है। सैंडविच दे दिया, चलता चलता खा लेगा, बनाना दे दिया खा लेगा, ठीक है। मिल्क शेक चलता चलता पी लिया, और साथ में से कैलोरीज भी ज्यादा मिलेगी। तो चीज सैंडविच, बनाना और मिल्क शेक ऐसी चीजें ज्यादा देंगे। वेजिटेबल सूप एंड टी, सिर्फ इनसे काम नहीं चलेगा, टी से एनर्जी नहीं मिलने वाली है। राइस बीन्स, राइस बीन को अच्छे से बैठ के खाना पड़ता है, चावल तो गिरा देगा वो नहीं तो, ठीक है। बीफ स्ट्रू, पीज, मिल्क पीज इन सबको भी गिरा देगा वो, तो ये गलत हो जाएगा।
सूप को गिरने के चांसेस हो सकते हैं, लेकिन टी है उसे एनर्जी नहीं मिलेगी। अगर आप सूप को मानो सर पी भी सकते हैं तो इससे एनर्जी नहीं मिलेगी, और ज़्यादातर हम कोशिश करते हैं कि गर्म चीज़ें नहीं दें। नेक्स्ट क्या है, वॉट काइंड ऑफ फूड शुड बी गिवन फॉर ए पेशेंट विद मेनिया। तो भाई इनमें से पूछा ये, तो मैंने कहा था ऐसी चीजें जो हाथ में लेकर चलता चलता खा ले, तो इसमें से क्या आएगा दोस्तों, आपका सैंडविच आएगा। नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग फूड्स आर रिकमेंडेड फॉर मैनिक पेशेंट। देखो क्वेश्चंस करने से आती है ना चीजें, तो मैनिक पेशेंट के अंदर कौन सा फूड रिकमेंड करते हैं दोस्तों, फिंगर फूड रिकमेंड करते हैं। नेक्स्ट है, ए हाइपर एक्टिव क्लाइंट इज नॉट ईटिंग, द नर्स रिकॉग्नाइज दैट दिस मे बी द बिकॉज ऑफ। एक हाइपर एक्टिव क्लाइंट है दोस्तों, खा नहीं रहा, क्या कारण हो सकता है उसका, भाई इज सो बिजी दैट ही डज नॉट टेक टाइम टू ईट। उसके पास टाइम ही नहीं है, वो एक्टिविटी इतना ज्यादा रहता है दोस्तों, उसके पास टाइम नहीं है। फील्स दैट ही डज नॉट डिजर्व द फूड, उसको लगता है कि फूड को डिजर्व, बिलीव दैट ही डज नॉट नीड द फूड, विशेष टू अवॉइड द क्लाइंट्स इन डाइनिंग रूम। नहीं, इसको इन सब में सबसे ऑप्शन बढ़िया यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइल केयरिंग फॉर मैनिक पेशेंट द नर्स शुड कीप द यूनिट। ठीक है, जब वे मैनिक पेशेंट की केयर करते हैं तो नर्स को क्या करना चाहिए दोस्तों, शुड कीप द यूनिट एक्टिव एंड स्टिमुलेटिंग। हमेशा नॉन स्टिमुलेटिंग होना चाहिए मैनिक पेशेंट के लिए, स्टिमुलेट करेगा तो और ज्यादा एक्टिविटी करेगा वो, तो नॉन स्टिमुलेटिंग होना चाहिए और अच्छा माहौल होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर रहेगा चीयरफुल एंड नॉन टू स्टिमुलेटिंग। ठीक है, इन प्लानिंग नर्सिंग केयर फॉर द इलेटेड क्लाइंट ए प्राइमरी एम इज। ठीक है, कोई भी क्लाइंट है दोस्तों, उसकी एक्टिविटीज क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है, मूड इलेटेड है, तो उस कंडीशन के अंदर आपका प्राइमरी जो एम रहेगा ना, वो किस चीज के ऊपर आप प्राइमरी एम रखोगे। तो भाई सिंपल सी बात अभी बताया था कि ऐसा एनवायरमेंट देंगे जो क्या होना चाहिए, नॉन स्टिमुलेटिंग होना चाहिए, तो प्रोवाइडिंग ए नॉन स्टिमुलेटिंग एनवायरमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नर्स कैन, अब आप देखो चारों ऑप्शन पढ़ना, उनके बारे में डिटेल बताना, यहाँ पर पॉसिबल नहीं हो पाएगा, मैं आपको सिर्फ मैंने पढ़ा दिया हर चीज, और अब सिर्फ क्वेश्चंस करवाने, और इतने सारे क्वेश्चंस हैं तो थोड़ा सा आप लोग कोऑपरेट करना ना, ऐसे मत सोचना कि सर फास्ट करवा रहे हो। नर्स कैन मिनिमाइज एजिटेशन इन ए डिस्टर्ब क्लाइंट। ठीक है, कोई कोई क्लाइंट है उसकी एक्टिविटीज क्या हो गई दोस्तों, ज्यादा हो गई हैं, तो उसकी जो एक्टिविटीज है ना दोस्तों, उसको कम कैसे किया जा सकता है। ठीक है, इंक्रीजिंग स्टिमुलेशन, स्टिमुलेशन को इंक्रीज करना, और भाई कभी नहीं, हम क्या करेंगे दोस्तों, स्टिमुलेशन को क्या करेंगे, कम करेंगे, या फिर उस पर्सन के साथ इंटरेक्शन क्या करेंगे, कम करेंगे। तो स्टिमुलेटिंग करना या इंटरेक्शन कम करना रखेंगे। इंक्रीज एप्रोप्रिएट सेंसिटिव परसेप्शन नहीं, कांस्टेंट क्लाइंट एंड स्टाफ कांटेक्ट नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन केस ऑफ ए वॉयलेंट साइकेट्रिक पेशेंट, एक पेशेंट है दोस्तों वॉयलेंट है, व्हिच बिकमिंग इंक्रीजिबली एजिटेट, एक्टिविटीज ज्यादा हो गई हैं, दूसरे को हार्म पहुंचा सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन माइट इंक्रीज द एजिटेशन एंड एक्टिंग आउट बिहेवियर। ठीक है, इनमें से ऐसा कौन सा एक्शन है जो इसको इंक्रीज कर सकता है, बीइंग असर्टिव पॉजिटिव होना, रेस्पॉन्डिंग अर्ली चॉइसेज, उसको अर्ली चॉइसेज रेस्पॉन्ड करना, प्रोवाइडिंग चॉइसेज इसमें आएगा टीचिंग रिलैक्सेशन, अगर उसको आप उस समय टीचिंग करवा ही नहीं सकते हो, वो वॉयलेंट है और आप उसको कहोगे रुको ऐसे करो, गहरी सांस लो, भाई वो और ज्यादा प्रोवोक होगा, उसको गुस्सा और ज्यादा आएगा इसमें, है ना। थोड़ा सा अजीब क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ये आंसर माना था इसका उन्होंने। इन अप्रोचिंग ए क्लाइंट ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ ग्रेट ओवर एक्टिविटी, कोई एक्टिविटी क्या हो गई दोस्तों, बहुत ज्यादा हो गई है, इट इज इसेंशियल टू, उस समय क्या करना चाहिए जब एक्टिविटीज बहुत ज्यादा हो, तो हमें पेशेंट के लिए क्या करना चाहिए दोस्तों, यूज ए फिर्म वार्म कंसिस्टेंट अप्रोच, ऐसी अप्रोच होनी चाहिए जो फिर्म हो, एक तरफ हो, एक वार्म अप्रोच हो, और कंसिस्टेंट अप्रोच है ना दोस्तों। ठीक है, वो अप्रोच हम क्या करते हैं उसके लिए बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए नर्स इज प्लानिंग एक्टिविटीज फॉर ए क्लाइंट हु हैज बाइपोलर डिसऑर्डर विद एग्रेसिव सोशल बिहेवियर। एक नर्स है दोस्तों, एक्टिविटीज प्लान कर रही है क्लाइंट के लिए जिसको बाइपोलर डिसऑर्डर है, साथ में एग्रेसिव सोशल बिहेवियर है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज विल बी द मोस्ट एप्रोप्रिएट। ठीक है, ऐसे क्लाइंट के लिए दोस्तों हम ऐसी एक्टिविटीज ज्यादा करते हैं जो सोलिटरी हो, मतलब अकेला करे, और जिसमें ज्यादा जोर भी नहीं आई, जैसे उसको हमने सामने क्या दे दिया दोस्तों, लिखने के लिए दे दिया, भाई इसको आपको देख देख कर क्या करना, लिखना है, ज्यादा दिमाग भी नहीं लगाना हो, तो ऐसी चीजें ज्यादा देते हैं हम उसको। राइटिंग, चेस में दिमाग लगाना है, बैडमिंटन तो किसी को मार वार देगा, बास्केटबॉल फुटबॉल की मार देगा, बास्केटबॉल की मार देगा, तो ये चीजें नहीं करवाएंगे, तो उसमें राइटिंग आंसर, राइटिंग सबसे अच्छा रहेगा। ये भी सेम ऐसा क्वेश्चन है, ए पेशेंट इज एडमिटेड विद बाइपोलर डिसऑर्डर मैनिक फेज, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग द डायग्नोसिस ऑफ फॉलोइंग एक्टिविटीज एप्रोप्रिएट फॉर द क्लाइंट वुड बी। मतलब कौन सी एक्टिविटीज ऐसे क्लाइंट के लिए क्या रहेगी दोस्तों, तो इन सब में देखो, डूइंग क्रॉसवर्ड पजल्स मोस्ट, भाई माइंड नहीं लगाना चाहिए ज्यादा, रीडिंग क्वाइटली इन रूम, ठीक है, रीड तो कर ही नहीं पाएगा, उसको माइंड रुकता ही नहीं है एक जगह पे, प्लेइंग ए गेम ऑफ टेबल टेनिस, मैंने कहा था मार सकता है, तो वर्किंग विद मॉडलिंग क्ले, ये आएगा, मिट्टी के साथ खेलना, उसके मॉडल बनाना। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ड्यूरिंग वार्ड राउंड यू फाउंड दैट ए 24-year old patient with mania is very abusive and aggressive, there is imminent danger of the becoming physically assaultive। एक पेशेंट मैनिया का है, अग्रेसिव है, गालियां दे रहा है, और फिजिकली क्या हो रहा है दोस्तों, असोल्टिव होने का डेंजर है, तो आपको क्या नहीं करना चाहिए। भाई उसका ऐसे नहीं है कि वो कहे ऐसा करूंगा और आपको नहीं ऐसा नहीं करने दूंगा, तो उसका सामना नहीं करना चाहिए, कन्फ्रंट हिम नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका, मैंने सिर्फ आपको एक डिसऑर्डर नहीं करवाया, मैंने इसके जितने भी क्वेश्चंस थे प्रीवियस ईयर के वो भी आपको करवा दिए, तो वो बुक भी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये सब हमने कर लिया है,
सभी लोग अपना ध्यान रखो, स्वस्थ रहो। शेर सिंह सर जो क्लास ले रहे हैं, सुरेश सर जो क्लास ले रहे हैं, उनको कंटिन्यूस आप देखो, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। शेर सिंह सर पिछले जितने भी एग्जाम के जो क्वेश्चन हैं उनको भी कंप्लीट करवा रहे हैं, उनको भी आप देखते रहो, ठीक है। पढ़ाई पर अपना ध्यान फोकस रखो, कुछ दिन की और बात है, फिर तो नया सवेरा है, ठीक है। नई नई चीज़ें आने वाली हैं आपकी लाइफ के अंदर, सब कुछ बढ़िया होगा दोस्तों, आपके पास भी सब चीज़ें होंगी, ठीक है। इससे अच्छा और मोटिवेशन क्या दूंगा मैं, अच्छी सैलरी आएगी, आपको गाड़ी होगी आपके पास, जिसकी शादी नहीं हुई उसकी शादी हो जाएगी, ठीक है। और जो चाहिए जिसको जिससे शादी करना चाहता है उससे हो जाएगी। तो फिर से मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। आपको सभी अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। थैंक यू सो मच।